हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा डीटी का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। अभी तक हमने 3 सेशन कवर कर लिए हैं एंड 3 सेशन के अंदर हमने केस सिनेरियो नंबर 20 तक सारे के सारे निपटा दिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 से लेकर 25 तक आज हम लोग कवर कर लेंगे एंड फिर इसके बाद एक सेशन और लगाएंगे, उसके अंदर हम लोग 26 से लेकर 30 तक आपके सारे के सारे कवर कर लेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आज केस सिनेरियो नंबर 21 मेरे साथ रीड करो। देखो भाई क्या लिखा है इसके अंदर। मिस्टर राजन, एज्ड 62 ईयर्स, एन इंडियन सिटीजन, resides in Delhi. His wife शीतल एंड डॉटर रिया ऑल्सो रिजाइड विद हिम। अच्छा जी, तो अभी तक हमने देखा भी दो चीजें कि ये एक सीनियर सिटीजन है एंड दूसरी बात ये एक इंडियन सिटीजन है एंड अपने वाइफ एंड अपनी बेटी के साथ रहता है। रिया एज्ड 16 ईयर्स, यानी कि उसकी बेटी जो माइनर है, इज स्टडिंग इन 12th क्लास इन डीएवी स्टैंडर्ड एट न्यू दिल्ली। अच्छा सॉरी, डीएवी स्कूल एट न्यू दिल्ली। मिस्टर राजन लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट टू दुबई ऑन 15 सितंबर 2025, बट हिज फैमिली डिड नॉट अकम्पनी हिम। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 25 मार्च 2026। तो जरा देखो डेट क्या लिखी है, 15 सितंबर 2025 को वो इंडिया छोड़कर चला गया। ठीक है, उसके बाद 25 मार्च को वो वापस इंडिया में आया। इसका मतलब कि 15 सितंबर से लेकर 25 मार्च तक वो इंडिया के बाहर था। उससे पहले एंड उसके बाद 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक वो इंडिया में था। लेट, तो यहां पर हम नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इसके निकालेंगे। मिस्टर राजन हैड गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, यानी कि पहले कभी भी नहीं गया। तो एडिशनल कंडीशन जो होगी वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी हमारी। लेट, अगर चेक होगी तो चलो। ड्यूरिंग अप्रैल 2025 टू सितंबर 2025 he was working with a multinational company in Delhi. He earned a salary of 14 lakh rupees from his job in India. अच्छा जी, तो बाहर जाने से पहले देखो 15 सितंबर को वो बाहर चला गया। उससे पहले पहले वो सितंबर तक, अप्रैल से लेकर सितंबर तक इंडिया में था। तब तक वो यहाँ पर जॉब करता था एंड इसने यहाँ पर 14 लाख रुपए की सैलरी कमाई है। इतनी सैलरी उसको मिली है। ठीक है, ही पेड अ ट्यूशन फी ऑफ 1,80,000 फॉर रियाज एजुकेशन इन डीएवी स्कूल। मुझे एक बात बताओ, इस 1,80,000 का हम लोग क्या करते हैं? अगर एसएससी नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करता है ना, तो उसको इस 1,80,000 का उसको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी एज ट्यूशन फी। राइट, लेकिन हाँ मिलेगी 1.5 लाख की लिमिट के अंदर अंदर, तो सारी नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 1.5 लाख की आपको मिलेगी डिडक्शन। राइट, चलो अगला देखो क्या लिखा है पैराग्राफ। Apart from that, Mr. Rajan also earned professional income of 60 lakh rupees. Gross receipt आपकी 90 lakhs थी, उसमें से इनकम आपकी हुई है 60 lakhs, मतलब कि 30 लाख के खर्चे थे आपके। तो आप जरा ध्यान रखो, ये प्रोफेशनल इनकम जो है 60 लाख की, ये तो आपकी पीजीबीपी की इनकम बनेगी। ठीक है, दूसरी बात, ये जो ग्रॉस रिसिप्ट दे रखी है ना, इसका अभी आपने कुछ नहीं करना, लेकिन इसकी रेलेवेंस बाद में आएगी, मैं आपको बताऊंगा। चलो जी। During the year, he also earned interest from his savings bank account to the tune of 12,000 and interest from fixed deposit with nationalized bank of 45,000 rupees. तो सिंपल सी बात है ना, ये तो 12,000 का आपका इंटरेस्ट अदर सोर्स की इनकम, और ये 45,000 का इंटरेस्ट ये भी आपका अदर सोर्स का इनकम। ये दोनों चीजें मैं यहां पर आपकी अदर सोर्स हेड में डाल दूंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है जी, चलो। मिस्टर राजन ऑल्सो अर्न सैलरी इनकम इक्विवेलेंट टू 6 लाख रुपीज फॉर हिज जॉब इन दुबई। जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, सैलरी इनकम फ्रॉम हिज जॉब इन दुबई, तो 6 लाख रुपए की इसने यहां पर सैलरी कमाई है दुबई की जॉब से, जब वो दुबई चला गया। इसका मतलब कि ये 15 सितंबर को दुबई गया था। हाँ, ये देखो 15 सितंबर से लेकर 25 मार्च, इस पूरे पीरियड में उसने 6 लाख की सैलरी कमाई है दुबई में। ऑन विच नो टैक्स इज पेड और पेबल इन दुबई, क्योंकि हमें पता है कि दुबई इज अ नॉन टैक्सेबल कंट्री, वहां पर इनकम टैक्स ही नहीं है आपका। राइट, तो यहां पर आपके माइंड में ना एक प्रोविजन क्लिक होना चाहिए। मुझे जरा सोचकर बताओ कौन सा प्रोविजन आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए यहां पर। देखो, एक हमने प्रोविजन पढ़ा था डीम्ड RNOR का, जो रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर हमने पढ़ा था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसा लिखा आ जाए कि किसी कंट्री में टैक्स ही नहीं है, या वहां पर इनकम टैक्सेबल ही नहीं होती आपकी, फॉर एनी रीजन, आपकी रेजिडेंस की रीजन से, डोमिसाइल की रीजन से, या फिर एनी रीजन की वजह से, तो वहां पर आपके माइंड में एक कंसेप्ट क्लिक हो जाना चाहिए डीम्ड RNOR का। वो कंसेप्ट आपने चेक करना है यहां पर, अभी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। चलो, विच वॉज डिपॉजिटेड इन हिज बैंक अकाउंट, ये तो 6 लाख की सैलरी विच वॉज डिपॉजिटेड इन हिज बैंक अकाउंट इन दुबई एंड लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया।
इसका मतलब ये इंडिया में रिसीव नहीं हुई, पहले आपको दुबई के अंदर रिसीव होगी। हम फर्स्ट टाइम रिसीव देखते हैं, फर्स्ट टाइम रिसीव कहाँ, इंडिया के बाहर रिसीव हुई है, इंडिया में नहीं हुई। बाद में आप रेमिट करके इंडिया में ले आए, मीन्स जस्ट आपने ट्रांसफर किया बैलेंस को, उसको रिसीव्ड निर्णय नहीं बोले जाते, राइट। यहां पर रिसीव्ड आपको दुबई में हुई है, ठीक है जी। मिस्टर राजन हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर 115 BAC। इसका मतलब कि ये नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करने वाला है। तो हमें इतना पता है भाई, नॉर्मल प्रोविजन अगर आप फॉलो करते हो तो दो डिफरेंसेस यहां पर मुझे दिख रहे हैं। एक तो भाई ये 80C की जो मैंने आपको बोली थी डिडक्शन ट्यूशन फीस की, ये मिल जाएगी हमें अगर रेजिडेंट होगा तो, वैसे भी मिल जाएगी, नॉन रेजिडेंट को भी मिल जाएगी। एंड दूसरी चीज, ये जो आपकी 14 लाख की सैलरी है ना, और ये जो आपकी ये वाली सैलरी है, सैलरी हेड के अंदर आपको पता है कि आपको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आओ भी स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले आपने बताना है व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राजन फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मैं चलो आपको याद दिलाता हूं, चलो एक बारी, कि मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर जब वो कंसेप्ट पढ़ाया था डीम्ड रेजिडेंट का, मैंने आपको वहां पर क्या बताया था, अब आपको याद दिला दे एक बारी जल्दी से, एक सेकेंड। ये वाले नोट्स खोलते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर देखो भाई, ये हमारा कंसेप्ट था डीम्ड RNOR का। इसको डीम्ड रेजिडेंट भी बोला जाता है, डीम्ड RNOR भी बोला जाता है, एक ही बात होती है। तो यहां पर कंसेप्ट ये था कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब कि वो पर्सन रेजिडेंट बन ही नहीं पा रहा, वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और उसकी जो इंडिया वाली इनकम है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स, यानी कि इंडिया वाली इनकम, वो जो है वो 15 लाख से ज्यादा एक्सीड कर जाती है, और जिस कंट्री में वो रहता है उस कंट्री में उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता ड्यू टू हिज डोमिसाइल, रेजिडेंस या एनी रीजन। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना, तो हालांकि वो रेजिडेंट नहीं है बट स्टिल ही विल बी डीम्ड एज अ रेजिडेंट, और उसको हम लोग ROR नहीं, उसको हम RNOR बनाएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है डीम्ड RNOR। ये हमारा कंसेप्ट है। अब ये डीम्ड RNOR वाला कंसेप्ट कैसे लगेगा हमारे क्वेश्चन के अंदर, अभी आपको समझाऊंगा। दूसरी एक छोटी सी बात और समझो पहले, कि मैंने आपको 3 स्पेशल केस बताए थे, कि 3 स्पेशल केस के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही लगती है, 2 को हमने चेक नहीं करना। उसमें से पहला केस था एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। दूसरा था इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। और तीसरा था एन इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडियन बंदा है, आप ये समझो, जो कि वैसे इंडिया के बाहर काम धंधा करता है और करंट ईयर में वो इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा है और उसके इंडिया वाली इनकम अप टू 15 लाख है। हमारे वाले केस में कौन सा केस लग रहा है बताओ? हमारे वाले केस में ना ये वाला केस लग रहा है, ये वाला केस आपका लग रहा है, क्योंकि हमारे केस में बता रखा है मिस्टर राजन जो है वो दुबई जा रहा है करंट ईयर के अंदर जॉब करने के लिए, और वो इंडियन सिटीजन भी है। तो हमें पता है ना, हमें इसके लिए ये सेकंड वाली जो बेसिक कंडीशन है ना, ये हमें चेक ही नहीं करनी, हमें सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है, दैट इज 182 डेज और मोर वाली। अगर वो करंट ईयर में 182 डेज और मोर रहा तभी रेजिडेंट बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। राइट, चलो भी चेक करते, आ जाओ क्वेश्चन पर आओ दोबारा। मैंने आपको सारा एक बार ओवरव्यू दे दिया, अब आपको समझ में आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है। यहां पर एक काम करते हैं, एक पेज ऐड कर दे तो यहीं पर आपको समझा दूंगा साथ साथ ही। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले मुझे बताओ भाई, बेसिक आपकी कंडीशंस क्या होती है, मुझे बताओ। हमें बेसिक कंडीशन चेक करनी है, तो बेसिक कंडीशंस जो थी वो बताती है कि एक पर्सन रेजिडेंट बनेगा या नॉन रेजिडेंट बनेगा। पहली कंडीशन थी कि आपको करंट ईयर में 182 डेज और मोर के लिए आपको इंडिया में होना पड़ेगा, और सेकंड बेसिक कंडीशन थी कि अगर 182 डेज वाली कंडीशन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप करंट ईयर में 60 डेज और मोर हो जाओ, एंड लास्ट के 4 साल में टोटल मिलाकर 365 डेज और मोर इंडिया में होने चाहिए, लास्ट के 4 साल में। लेकिन ये सेकंड वाली कंडीशन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज ही इज एन इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। वो इंडिया के बाहर जॉब करने जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली कंडीशन ही चेक करनी है उसके लिए। आओ भी चेक करते हैं ये वाली कंडीशन। ये हमारा पूरा साल दे रखा है,
ये है हमारे साल का पहला दिन 1 अप्रैल 2025, ये लास्ट दिन 31 मार्च 2026। हमें बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि वो 15 सितंबर को इंडिया छोड़कर चला गया एंड 25 मार्च को वापस इंडिया में आ गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 15 सितंबर नाम की एक डेट यहां पर आई, 15 सितंबर 2025, एंड फिर यहां पर एक डेट आई आपकी, क्या डेट थी, 25 मार्च 2026। वो यहां से लेकर यहां तक के पीरियड में वो आउटसाइड इंडिया था, एंड यहां से लेकर यहां तक के पीरियड में वो इन इंडिया था, एंड यहां से लेकर यहां तक के पीरियड में भी वो इन इंडिया था। और हमें पता है कि जिस दिन वो इंडिया आता है और एज वेल एज जिस दिन वो इंडिया छोड़कर जाता है, वो दोनों दिन हमें स्टे इन इंडिया ही मानने होते हैं, राइट। तो अगर मुझे नंबर ऑफ डेज इन इंडिया निकालने होंगे तो इस वाले पीरियड का मैं निकालूंगा पहले अप्रैल के महीने के 30 दिन, फिर मई के महीने के 31 डेज, फिर उसके बाद 30 डेज जून के, फिर 31 डेज जुलाई के, फिर 31 डेज अगस्त के, एंड उसके बाद 15 दिन मेरे यहां पर सितंबर के हो जाएंगे। ठीक है जी, 15 दिन यहां पर हो जाएंगे। अगर मैं इस पीरियड का निकालोगे मेरे साथ, वे कैसे निकालेंगे, मार्च का महीना है ये आपका, तो 31 माइनस 25 कर दो, कितने हो गए आपके, 6 दिन हो गए, लेकिन 25 को भी इंक्लूड करना है तो यहां पर आपको +1 करना पड़ेगा, राइट। ये +1 कभी मत भूलना गलती से भी, ये +1 करो, एक बार निकालो, ये दोनों फिगर एक बार निकालो, 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 15, ये हो जाएगा आपका 168 डेज, एंड दूसरे वाले फिगर आपकी हो जाएगी यहां पर 7 डेज। तो ये दोनों को एक बार ऐड करो, ये हो जाएगा आपका 175 डेज। आप करंट ईयर में 175 डेज के लिए इंडिया में थे, 175 डेज। तो क्या आप पहली वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, नहीं कर रहे आप यहां पर सेटिस्फाई, एंड दूसरी वाली एप्लीकेबल ही नहीं है। तो आप एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जो कि कोई सी भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, राइट, कोई सी भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कोई सी भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप एक इंडियन सिटीजन हो, कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, एंड आपकी इंडिया वाली इनकम अगर आपकी 15 लाख से ज्यादा हो जाती है तो फिर हम आपको यहां पर डीम्ड RNOR बना देंगे, क्योंकि आप जिस कंट्री में रहते हो वहां पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, राइट। तो जरा क्वेश्चन में आओ दोबारा, चेक करो उसकी इंडिया वाली इनकम कितनी बनने वाली है। एक काम करते हैं, सुनो, इसी पेज को मैं एक बार मिटा देता हूं, यहीं पर उसके इंडियन इनकम निकाल लेते हैं। आ जाओ, इंडियन इनकम मतलब कि डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर रिसीव्ड इन इंडिया, या अक्रूड इन इंडिया, या फिर डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, दैट्स इट, बस वो आपकी होनी चाहिए। आओ भी इसकी इंडिया वाली इनकम निकालते हैं। सबसे पहले बता रखा है उसने इंडिया के अंदर 14 लाख की यहां पर उसने सैलरी कमाई थी जब वो दिल्ली में काम करता था। तो 14 लाख की सैलरी है एंड वो नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर रहा है, तो हमें यहां पर ऐसे निकालनी पड़ेगी, सैलरी हेड के अंदर जो उसकी सैलरी रिसीव्ड हुई है दैट इज 14 लैक्स, या ऐसे लिख लो छोड़ो 14 लैक्स माइनस 50,000 की डिडक्शन, तो ये हो जाएगा आपका 13,50,000, ये आपके सैलरी हेड की इनकम है। दूसरा आपको बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि उसने प्रोफेशनल इनकम भी तो कमाई है 60 लैक्स की, तो 60 लैक्स की प्रोफेशनल इनकम कमाई है, दैट इज PGBP हेड की इनकम। सॉरी मैं हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा, तो ये आपकी हो जाएगी प्रोफेशनल इनकम। क्लियर है सारा? ये आपकी प्रोफेशनल इनकम है, ये आपकी जाएगी PGBP हेड के अंदर 60 लाख रुपीस की। अच्छा, और कुछ दे रखा है क्या? और आपको दे रखा है यहां पर 60 लाख दे रखा है। इसके अलावा देखो इंटरेस्ट की इनकम दे रखी है, ये 12,000 के सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट, एंड ये आपको 45,000 का आपका यहां पर FD का इंटरेस्ट आपको दे रखा है। तो 12,000 45,000 ये दोनों आपके जाएंगे आपके अदर सोर्स हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर इंटरेस्ट। एक तो आपका हो गया सेविंग बैंक अकाउंट और एक हो गया आपका FD अकाउंट का इंटरेस्ट। कितना हो गया भाई? 12,000 था एक, और एक था 45,000 रुपीज। क्लियर है सारा? अब देखो एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि देखो इस बेचारे की प्रोफेशनल इनकम ये आपके 60 लाख से ज्यादा दिख रही है।
भाई प्रोफेशनल इनकम 60 लाख से ज्यादा होगी तो इसका मतलब आपकी इंडिया वाली इनकम 15 लाख से ज्यादा तो ऑब्वियसली हो चुकी है। बोले इनको आप मिलाकर देखो ना, अगर आप कुछ भी एस्टिमेट लगाओ आपकी 15 लाख से ज्यादा दिख रही है, तो इसका मतलब ये डीम्ड RNOR के सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इंडियन सिटीजन है, कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और इसकी इंडिया वाली इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और जिस कंट्री में वो रहता है वहां पर वो टैक्स पे नहीं करता, तो ही विल बिकम अ डीम्ड RNOR। दिस इज द आंसर, डीम्ड RNOR, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सारा? चलो भी, what would be the income chargeable to tax under the head salary in the hands of Mr. राजन? भाई वो हमने ऑलरेडी निकाल ली, सैलरी हेड की इनकम उसकी कितनी है, 13,50,000। यही आपका आंसर बनेगा, 13,50,000। ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसकी दुबई वाली इनकम है, सैलरी की इनकम 6 लाख की, ये हमें इंडिया में टैक्सेबल नहीं करनी, बिकॉज इज एन RNOR। हमने उसको डीम्ड RNOR बना दिया। तो डीम्ड RNOR के लिए जरा सोच के बताओ कौन सी वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती थी। अब आपको दिखाते हैं ये भी एक बारी, आपको दिखाते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। डीम्ड RNOR के लिए ना, मैं आपको ये दिखा देता हूं। डीम्ड RNOR के लिए आपको क्या करना है, आपको उसको RNOR की तरह ही ट्रीट करना है। इंडिया में रिसीव्ड वाली इनकम या फिर डीम्ड टू बी रिसीव टैक्सेबल करनी है, इंडिया में अक्रूड या फिर डीम्ड टू बी अक्रूड टैक्सेबल करनी है। लेकिन इंडिया के बाहर वाली इनकम दैट इज जस्ट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, सिर्फ वही टैक्सेबल करनी है। कोई इंडिया के बाहर वाली इनकम जो कि इंडिया से कंट्रोल्ड भी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, बाहर ही अक्रू हुई, बाहर ही रिसीव हुई, बाहर ही कंट्रोल हो गई, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, तो वो वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं करनी। इसलिए हमने दुबई वाली जो हमारी सैलरी थी 6 लाख की, वो हमने इंडिया में टैक्सेबल नहीं करनी, राइट। तो सैलरी हेड के अंदर हमारी इनकम आएगी 13,50,000 ही आएगी, जो हमने निकाली ना वही वाली फिगर आएगी। क्लियर सारा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा चलो अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, या आप सारे एक बार ऐड कर देते हो, तो इसके अलावा तो और कोई इनकम नहीं दे रखी। दिस विल बी द GTI में से हम लोग माइनस करेंगे डिडक्शंस, क्योंकि हम लोग नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं तो डिडक्शंस हमें मिलेगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक तो हमें दे रखी थी ऊपर 80C की डिडक्शन, हमारे यहाँ पर ट्यूशन फीस वाली 1,80,000 की, जो कि हमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक की मिल जाएगी। तो एक तो ये वाली डिडक्शन हम लोग यहां पर ले लेंगे, सेक्शन 80C, ट्यूशन फीस की। ट्यूशन फीस आपने 1,80,000 पे किया है, लेकिन आपको मिलेगी मैक्सिमम 1.5 लाख तक की डिडक्शन यहां पर आपको मिल जाएगी। क्लियर है सारा? और दूसरी एक हिडन डिडक्शन है, यहां पर मुझे जरा सोचकर बताओ हिडन डिडक्शन क्या है। याद करो भाई, दो सेक्शन हमने पढ़े थे, सेक्शन 80TTA और एक 80TTB। इन दोनों के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट कमाते हो तो इंटरेस्ट किसी बैंक से अगर आपको आता है तो वहां पर आपको डिडक्शन मिल जाती है। अगर एक सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, जवान पर्सन है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 10,000 की डिडक्शन मिलती है 80TTA के अंदर, सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। लेकिन हमारा वाला जो पर्सन है ना, वो 62 ईयर्स का है, मींस वो सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन अगर बन जाता है ना, तो उसको 80TTB की डिडक्शन मिलती है, एंड वो मिलती है मैक्सिमम 50,000 की, और वो उसको सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे भी मिल जाती है, FD पे भी मिल जाती है, RD पे भी मिल जाती है, कोई अदर डिपॉजिट है उस पर भी मिल जाती है, हर चीज से मिल जाती है, किसी भी तरह के डिपॉजिट पे मिल जाती है, राइट। तो मैक्सिमम 50,000 की हम लोग यहां पर डिडक्शन लेंगे 80TTB के अंदर, राइट। इंटरेस्ट है आपका टोटल 45 एंड 12, टोटल है आपका 57,000 का आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आपको मैक्सिमम 50,000 तक की डिडक्शन यहां पर मिलेगी। ये दोनों चीजें माइनस कर दो तो ये आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। बस निकाल दो एक बारी, 13,50,000 प्लस 60 लैक्स प्लस 57,000, ये हो जाएगा आपका 74,07,000, माइनस इसमें से कर दो 2 लाख की डिडक्शन, तो 72,07,000, यह आपके आनी चाहिए टोटल इनकम। क्लियर है सारा? अब देखो भी क्वेश्चन में क्या मांगा है, हाउ मच डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर चैप्टर 6A। भाई वो तो हमने जस्ट अभी निकाली, चैप्टर 6A के अंदर कितनी डिडक्शन मिलेगी, एक 1.5 लाख की ये और एक 50,000 की ये, तो दोनों मिलाकर 2 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये आसान क्वेश्चन है, कुछ खास इसके अंदर है नहीं, तो 2 लाख की डिडक्शन आपको यहां मिल जाएगी। क्लियर सारा? अच्छा, व्हाट शैल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राजन।
तो भाई टैक्स लायबिलिटी भी मांग ली, तो अब हमें टैक्स इसका निकालना पड़ जाएगा। आओ भाई टैक्स निकालो इसका। इसकी टोटल इनकम दे रखी है हमें 72,07,000 की। तो नॉर्मल प्रोविजन के अंदर ये सीनियर सिटीजन है और रेजिडेंट भी है, हालांकि आर एन और है बट स्टिल इज अ रेजिडेंट। तो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को यहां पर बेनिफिट मिलेगा। पहले 3 लाख तक उसकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से लेकर फिर 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। राइट, तो मैं अगर शॉर्टकट मारना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि 0 से लेकर 10 लाख तक आपके जो इनकम पर टैक्स लगेगा सीनियर सिटीजन के लिए, वो लगेगा आपका 1,10,000। थोड़ा शॉर्टकट मारा मैंने यहां पर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। यहां पर आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी वो 2.5 लाख से बढ़कर आपके 3 लाख हो चुकी है। सिर्फ उतना ही बेनिफिट आपको मिला है। राइट, ठीक है जी। 10 लाख से लेकर 72,07,000, इस पे आप लगा दो 30% का टैक्स। ये हो जाएगा आपका 18,62,100। इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 19,72,100। अब रुक जाओ, यहां पर आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़ है, तो सरचार्ज मत भूल जाना यहां पर गलती से। राइट, तो यहां पर आपको उसके ऊपर 10% का सरचार्ज भी देना पड़ेगा। सरचार्ज 10%, तो 197,210 का सरचार्ज। ये हो गया आपका 21,69,310। अब इसके ऊपर एक काम करूं, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दो। बस ये ऐड कर देता हूं मैं डायरेक्टली इसके ऊपर, तो ये आ जाएगी आपकी फिगर 22,56,082। या फिर अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो तो 22,56,080। ये फिगर आपके आनी चाहिए, 22,56,080। ये आपका टैक्स बनना चाहिए। आओ देखो भी आंसर दे रखा है क्या। हाँ ये देखो, ये रहा आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर आना चाहिए। क्लियर सारा। व्हाट वुड बी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ मिस्टर राजन फॉर द प्रीवियस 25-26। मुझे एक बात बताओ, एक इंडिविजुअल के लिए कितनी ड्यू डेट्स होती थी बताओ। भाई 2 ही ड्यू डेट्स हमने पढ़ी थी। एक आपकी ड्यू डेट थी, मैं आपको बताता हूं, चलो ये देखो, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये असेसमेंट ईयर है। एक आपकी ड्यू डेट थी 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है जी। और एक आपकी ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। बस ये 2 ही हमने ड्यू डेट पढ़ी थी। आपने ये बताना है कि दोनों में से कौन सी ड्यू डेट आपके लगने वाली है। याद करो, मैंने केस बताया था आपको कि अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट लग जाता है तो आपका काम बढ़ जाता है, सीए का काम बढ़ जाता है। सीए को चेक करने में टाइम लगता है, तो उसको ज्यादा टाइम चाहिए करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए। तो उसके लिए जो ड्यू डेट होती है वो लेट वाली होती है। तो अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट लगेगा ना तो 31 अक्टूबर आपने देखना है, लेकिन अगर टैक्स ऑडिट नहीं है तो 31 जुलाई आपको देखना है। अब मुझे बताओ जरा क्वेश्चन में देखकर कि क्या हमारे ऊपर टैक्स ऑडिट लग रहा है कि नहीं लग रहा। टैक्स ऑडिट की कंडीशन क्या थी कि आपका जो टर्नओवर है बिजनेस का वो 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो बिजनेस करता ही नहीं है, इसका ये तो प्रोफेशन करता है ना। इसका जो टर्नओवर है ना, ये देखो ग्रॉस रिसिप्ट वो 90 लाख दे रखी है। लेकिन वहां पर एक पॉइंट और पढ़ा था हमने कि अगर आप बिजनेस नहीं करते, आप प्रोफेशन करते हो, तो प्रोफेशन के केस में आपके ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख से ज्यादा है तो वहां पर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये पॉइंट भूलना मत गलती से भी कि अगर आप प्रोफेशन करते हो वहां पर आपको 50 लाख की लिमिट चेक करनी है, 1 करोड़ की नहीं करनी। तो आपके करंट ईयर में प्रोफेशन की ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 90 लाख है, 50 लाख से ज्यादा। हाँ जी हाँ, आपको यहां पर टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट करवाना है तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो टैक्स ऑडिट करवाने पर आपकी जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न होती है वो बन जाती है 31 अक्टूबर। क्लियर है सारा। आई होप है सारा समझ में आ गया आपको। बस दैट्स इट। 31 अक्टूबर 2026 तक आपको यहां पर अपना टैक्स ऑडिट करवा लेना है। सॉरी, टैक्स ऑडिट करवाना है, टैक्स ऑडिट तो आपको 30 सितंबर तक करवाना है। उसके बाद आपने रिटर्न फाइल कर देनी है यहां तक 31 अक्टूबर तक। चलो जी, अगले पे चलते हैं। आई होप ये सारा क्लियर है आपको। इसके बाद अगला देखते हैं, आ जाओ केस सिनेरियो नंबर 22 देखते हैं। आओ देखो क्या लिखा है इस केस के अंदर। मिस्टर अनिमेश, एन इंडियन सिटीजन एज्ड 61 years, has set up his business in Canada
एंड इज रिजाइडिंग इन कनाडा सिंस 2011। अच्छा जी, अभी तक हमें इतना समझ में आया कि भाई ये इंडियन सिटीजन है और ये एक सीनियर सिटीजन है, सीनियर, ठीक है जी, सीनियर सिटीजन। और ये जो बंदा है ये कई साल से कनाडा में बैठे, 2011 से वो कनाडा में बैठे। He owns a house property in Canada, half of which is used by him for his residence and half is given on rent. अगर रेंट को आप कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्टेड टू INR इज 12 लाख रुपए पर एनम। मुझे एक बात बताओ, अगर ये पर्सन आगे चलकर मान लो रेजिडेंट बनता है, अगर ROR बनता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो ठीक है, फिर हम ये जो कनाडा वाला रेंट है वो इंडिया में टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन अगर मान लो नॉन रेजिडेंट बनता है या फिर मान लो बीच का बिच्छू RNOR बनता है, तो क्या ये 12 लाख का कनाडा का रेंट हमें टैक्सेबल करना है? द आंसर इज नो, नहीं करना। अगर बाहर का रेंट है ना RNOR और नॉन रेजिडेंट के केस में, तो वो हमें इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। चलो देखेंगे कि रेजिडेंट बनता है, ROR बनता है, RNOR बनता है, नॉन रेजिडेंट बनता है, सब देखेंगे। चलो जी, ही परचेज्ड अ फ्लैट इन दिल्ली ऑन 13 अक्टूबर 2025। अच्छा जी, हमारे वाले साल से कुछ साल पहले 2022 में, सॉरी 13 अक्टूबर 2022 फॉर 42 lakhs इसने खरीदा। द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द फ्लैट वाज 35 lakhs। ही हैज टेकन अ लोन फ्रॉम कैनरा बैंक इन इंडिया ऑफ 34 lakhs फॉर परचेज ऑफ दिस फ्लैट। अच्छा जी, तो 42 lakhs का फ्लैट खरीदने के लिए इसने 34 लाख का इसने लोन लिया था, बाकी पैसा अपनी जेब से लगाया होगा। The interest on such loan for the financial year 25-26 was 3,14,000 and principal component was 80,000 रुपीज। मुझे एक बात बताओ जरा सोचकर, इस 3,14,000 का हम लोग क्या करेंगे बताओ? ये जो इंटरेस्ट है हाउस प्रॉपर्टी का, ये हमें मिल जाएगा एज अ डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। राइट, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर मान लो LOP है, लेट आउट प्रॉपर्टी, तो सारा का सारा इंटरेस्ट। अगर SOP है, SOP के केस में आपको मैक्सिमम 2 लाख का मिलेगा, वो भी सिर्फ नॉर्मल के अंदर। 115 PSE में नहीं मिलेगा। और ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट दे रखा है ना, इसमें 80,000 की जो डिडक्शन है ये हमें मिल जाएगी 80C के अंदर, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रोविजन के अंदर। राइट, चलो, मिस्टर अनिमेश हैज गिवन दिस फ्लैट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 32,500 सिंस अप्रैल 2025। इसका मतलब कि ये LOP बन गया, तो ये सारा का सारा इंटरेस्ट की रिडक्शन हम लोग यहाँ पर ले लेंगे हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। राइट, एंड हमें यहाँ पर 32,500 का रेंट आता है। The annual property tax of Delhi flat is 40,000 रुपए, which is paid by Mr. अनिमेश। तो ये हमारा म्यूनिसिपल टैक्स हो गया, माइनस कर देंगे। ठीक है, whenever he comes to India to meet his parents, ठीक है। Mr. अनिमेश visited India for 124 days during the previous year 24-25। करंट ईयर में सिर्फ 124 डेज के लिए आया, ठीक है जी। Before that, he visited India in a total of 366 days during the period 1 April 2021 to 31 March 2025। इसका मतलब कि लास्ट के 4 साल का आपको बता रखा है, लास्ट के 4 साल में वो टोटल 366 डेज के लिए इंडिया में था। तो ठीक है ना, वो जो हमारी सेकंड कंडीशन होती है, सेकंड बेसिक कंडीशन, उसमें जो सेकंड पॉइंट होता है हमारा कि लास्ट के 4 साल में 365 डेज और मोर आपको होना चाहिए, वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। राइट, सेकंड बेसिक कंडीशन का सेकंड पॉइंट हमारा सेटिस्फाई हो गया। और राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। He had a house in Ranchi which was sold in May 2022. In respect of this house, he received arrears of rent of 296,000 in February 2026, which was not taxed earlier. मुझे बताओ, अगर आपको पुराने साल के कुछ हाउस प्रॉपर्टी के आपको अरियर्स मिलते हैं, कोई रेंट मिल रहा है आपको हाउस प्रॉपर्टी का पुराने साल का, तो जिस साल में मिलेगा उस साल में उसको टैक्सेबल करना है। पहले टैक्सेबल नहीं हुआ, वो देखो लिखा है, तो जिस साल में मिलेगा उस साल में टैक्सेबल करना है। लेकिन करना कितना है? 70% ही आपने टैक्सेबल करना है, क्योंकि नॉर्मली भी हमें 30% की डिडक्शन मिल जाती है, वैसे यहां पर आपको 70% टैक्सेबल करना है, बिकॉज 30% की तो डिडक्शन मिल जाती है। राइट, तो हम लोग इस 296,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70% से, उतना टैक्सेबल करेंगे। चलो जी, यहां से लेकर यहां तक मुझे हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बता रखा है। He also derived some other incomes during the financial year 25-26 which are as follows. Profit from business in Canada 275,000 का आपको यहाँ प्रॉफिट दे रखा है। बाहर के बिजनेस का प्रॉफिट है, क्या इंडिया से कुछ लेना देना है हमने? द आंसर इज नो। ROR बनेगा तो लेना देना है, बाकी किसी के लिए लेना देना नहीं है। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ अ कैनेडियन कंपनी 6,20,000 आउट ऑफ विच 50% वॉज रिसीव्ड इन इंडिया। अगेन देखो वही बात यहां पर आ जाती है कि ये जो इंटरेस्ट है ना, ये
कैनेडियन कंपनी का है तो इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, बट स्टिल आपको अगर 50% रिसीव्ड इन इंडिया हो गया ना, तो जो रिसीव्ड इन इंडिया होता है वो तो इंडियन इनकम बन ही जाता है। तो यहां पर मुझे 3,10,000 माननी पड़ेगी मेरी इंडियन इनकम। इंडियन इनकम बनेगी 3,10,000। अच्छा, इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्चिड इन नेपाल गिवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड द ईयरली कॉन्ट्रैक्ट फी वॉज 5 लाख रुपए फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 वॉज रिसीव्ड बाय मिस्टर अनिमेश इन नेपाल। अच्छा जी, तो आपको इंडिया के बाहर आपका कुछ यहाँ पर एप्पल ऑर्चिड है, मीन्स एग्रीकल्चर आपको कुछ काम का, उसमें से आपको 5 लाख की आपको इनकम आती है। तो हाँ, ये एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन इंडिया वाली एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो ये जो है ना, ये वाली इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। बट स्टिल ये इंडिया के बाहर ही मिली है, बाहर ही रिसीव हो रही है, बाहर ही अक्रू हो रही है, सब कुछ बाहर हो रहा है, तो इंडिया से कुछ लेना देना इसका आपका नहीं है। दिस इज नॉट इंडियन इनकम। क्लियर है सारा? चलो, ये आपकी इंडियन इनकम तो नहीं बनने वाली। ठीक है जी, चलो ये हो गया हमारा। हाँ, इसके अलावा देखो, मिस्टर अनिमेश हैज सोल्ड 10,000 लिस्टेड शेयर्स एट 480 पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड एन इंडियन कंपनी ऑन 15 मई 2025। अच्छा जी, तो इसने इतने सारे शेयर बेचे हैं, 480 के शेयर इसने बेचे। 480 इज द सेल प्राइस which he acquired on 5th April 2017 at 100 rupees per share. STT was paid both at the time of acquisition as well as at the time of transfer। यानी कि यहां पर हम लोग सेक्शन नंबर 112A वाला अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने वाले। क्लियर सारा? On 31st January 2018 the shares of A Limited were traded on the recognized stock exchange as under। यहां पर देखो हाईएस्ट प्राइस दे रखा है, एवरेज प्राइस दे रखा है, लोएस्ट प्राइस दे रखा है। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अभी इसको सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ये जो अच्छा केस है ना आपका, ये कैपिटल गेन वाला, यहां से लेकर यहां तक, ये काफी इंटरेस्टिंग केस आपका रहने वाला है। इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आओ एक एक करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले पूछा व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अनिमेश। बताओ भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे? मुझे एक बात बताओ, ये जो है मिस्टर अनिमेश, क्या ये हमारे वो जो 3 स्पेशल केस होते थे, इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन बाउंड इंडियन शिप, या फिर एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज बिजनेस एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया बट हु विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हिज इंडियन इनकम इज अप टू 15 lakhs। क्या उन 3 केस में से कहीं पर फॉल कर रहा है? द आंसर इज यस, थर्ड वाले केस में फॉल कर रहा है। ही इज एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि करंट ईयर में इंडिया आ रहा है, लेकिन उसकी जो इंडिया वाली इनकम है ना, वो अगर 15 लाख तक है तो हम उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करेंगे। लेकिन उसकी इंडिया वाली इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा हो जाती है तो सेकंड बेसिक कंडीशन लग जाएगी, राइट। एंड वहां पर आपको 60 डेज की जगह 120 डेज चेक करना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको कई बार समझा चुका पहले, राइट, कई बार हम इसको पढ़ चुके पहले। तो आपने क्या करना है जरा समझना मेरे साथ। आपने सबसे पहले तो देखना है कि उसके आखिर इंडियन इनकम बनने कितने वाली है। तो आओ चलो वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि इसकी इंडियन इनकम हमने निकालनी है। ठीक है जी, हम उसकी इंडियन इनकम निकालेंगे, उस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि इंडियन इनकम 15 लाख तक है या 15 लाख से ज्यादा है। 15 लाख से ज्यादा होगी तो 120 डेज करंट ईयर में उसको इंडिया में होना पड़ेगा, तभी उसको हम रेजिडेंट बनाएंगे। चलो जी, निकालो उसकी इंडियन इनकम। इसको आप प्यार से यहां पर लिख दो, टोटल इनकम भी लिख सकते हो। ठीक है जी, इंडियन इनकम या टोटल इनकम, अभी के लिए हमारी एक ही बात है। अगर मान लो आरओआर बनता है, जो वैसे तो बनने नहीं वाला क्योंकि वो 2011 से कभी इंडिया में आया नहीं, लेकिन मान लो आरओआर बनता है तो फिर हम फॉरेन वाली इनकम भी इंडिया में डाल देंगे, राइट। लेकिन अभी हमारे केस में वो आरओआर नहीं बनने वाला, ये चीज कंफर्म है। चलो जी, सबसे पहले मुझे बताओ आपकी इंडिया वाली इनकम के बारे में क्या बता रखा है। ये देखो भी, सबसे पहले तो आपको बता रखा है कि आपको कनाडा से रेंट आता है। ये तो हमारी इंडियन इनकम नहीं है, दिस इज फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम, ठीक है जी, फॉरेन इनकम। उसके बाद बता रखा है कि आपके पास दिल्ली में एक फ्लैट है जो कि आपने इतने लाख का खरीदा था, इतना अपना लोन लिया था। ये सारी फालतू की इंफॉर्मेशन है, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ इतना देखना है कि मुझे कितना रेंट मिलता है, मैंने कितना म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है और मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया है, उसी से आपका काम हो जाएगा। आपको रेंट बता रखा है 32,500 का,
यही आपकी जीएवी बन जाएगी, क्योंकि ना ही आपका म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं दे रखा। ये 32,500 यही आपकी बन जाएगी जीएवी, राइट। यही बन जाएगी आपकी जीएवी। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में काम करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम निकालते हैं। आ जाओ, हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी ले लो। आपके दो घर है ना, पहला आपका जो घर है दैट इज दिल्ली वाला घर, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, दिल्ली वाला घर है आपका, उसमें आपको जीएवी मिल रही है 32,500 मल्टीप्लाई बाय 12, 32,500 मल्टीप्लाई बाय 12। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 3,90,000 का आपको रेंट आता है। क्लियर सारा, ये आपका जीएवी है। अब जीएवी को आपने बनाना है एनएवी। एनएवी बनाने के लिए कुछ माइनस करोगे, तो इसमें से आप माइनस करोगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आपके बता रखे हैं 40,000 के, ये ले लो 40,000, 40,000 ले लो। ये माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3,50,000। जस्ट सेकेंड, 3,50,000। एक सेकेंड, 3,50,000, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी एनएवी। इसमें से आप माइनस कर दोगे 30% की डिडक्शन। करो भाई, 3,50,000 का 30%, 1,05,000 और माइनस करोगे आप इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन 3,14,000 आपको दे रखा है, 3,14,000। और हमारी ये एलओपी है। एलओपी के केस में आप जितना इंटरेस्ट है सारा का सारा माइनस कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट। तो आप एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,14,000 यहां पर आप माइनस कर दो। ये माइनस करोगे तो आपकी यहां पर आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस, 3,50,000 माइनस 1,05,000 माइनस 3,14,000, ये आ जाएगा आपका 69,000 का। ये आ जाएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, ठीक है। 69,000 का हाउस प्रॉपर्टी, दिल्ली वाली हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। अब इसके अलावा एक आपका रांची में भी घर था। ये देखो रांची के अंदर यहां पर आपका पुराना घर था एंड पुराने साल का आपको अरियर अब मिला है 296,000 का। इसका 70% हमें टैक्सेबल करना है करंट ईयर में। तो आप एक काम करो, 296,000 का 70% कर दो सीधा डायरेक्ट। मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, रांची वाला घर, इसका आपको मिला है अरियर्स, अरियर्स। तो 296,000 का 70%, तो 207,200 ये आपके बन जाएगी इनकम। बस, ठीक है ना। आपको ये लॉस जो है, वैसे भी हम लोग नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं, तो नॉर्मल के अंदर, सॉरी नॉर्मल वैसे लिखा नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आगे नॉर्मल के बारे में पूछा आपसे। तो ये जो है ना, ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, ये आप वैसे भी दूसरे हेड के साथ एडजस्ट कर लेते, बट हमारा तो एक हेड के अंदर अंदर एडजस्ट हो गया। तो आप यहां पर इसको और इसको दोनों के आपस में एडजस्ट कर दो। एडजस्ट करने के बाद आपकी आ जाएगी यहां पर 138,200 की आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड की, 138,200 की हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम, ठीक है जी। और क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में और आपको दे रखा है, यहां से यहां तक तो हाउस प्रॉपर्टी की बात थी। इसके अलावा आपको बता रखा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा। भाई अभी तो हम इंडियन इनकम निकाल रहे हैं, तो कनाडा वाले बिजनेस का प्रॉफिट हमें कुछ नहीं करना अभी। दूसरी बात ये देखो, कैनेडियन कंपनी से इंटरेस्ट मिला है आपको। हाँ, वहां की बाहर की इनकम है, लेकिन आपको 50% जो इंडिया में रिसीव हो गया ना, दैट विल बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो हेंस आपकी इंडियन इनकम बन जाएगा। इसमें आपको 3,10,000 इंडिया की इनकम लेना है। तो ये आप एक काम करो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ कैनेडियन कंपनी। ठीक है जी, हैंडराइटिंग माइंड मत करना मेरी, बस समझते जाओ। तो 3,10,000, सॉरी मुझे इधर लिखना चाहिए, 3,10,000 का यहां पर आपका इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है सारा? 3,10,000 का इंटरेस्ट। उसके अलावा ये देखो, इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्चिड, ये एग्रीकल्चर की इनकम है लेकिन बाहर की है, तो टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। इंडियन इनकम नहीं है ये, राइट। इंडियन इनकम नहीं है क्योंकि आपको बाहर ही आपको एग्रीकल्चर की इनकम हुई है। एप्पल ऑर्चिड आपका नेपाल में है, तो इंडिया के बाहर ही अक्रू हुई है, एंड रिसीव भी आपको बाहर ही हो गई।
नेपाल ने, तो इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, दिस विल नॉट बिकम इंडियन इनकम। ठीक है जी। उसके अलावा ये देखो 10,000 लिस्टेड शेयर आपने बेचे, ये ऐसा प्रोविजन है जो कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। राइट, ये प्रोविजन क्या है जरा समझना मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम केस के अंदर इसको लगाएंगे। ये हमने पढ़ा था हमारे कैपिटल गेन वाले टॉपिक के अंदर, याद करो कैपिटल गेन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, ये बिल्कुल लास्ट में जाकर हमने पढ़ा था, सेक्शन 112A, थोड़ा और आगे था शायद, नहीं इतना आगे भी नहीं था, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हाँ ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 112A, मैं आपको दिखाता हूं। सेक्शन नंबर 112A कब लगता है, जब आपने कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर बेचे हो, जो कि आपने एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन तब भी लिस्टेड होने चाहिए, एट द टाइम ऑफ सेल तब भी आपके लिस्टेड होने चाहिए, दोनों टाइम पर अगर लिस्टेड होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, अगर आपने उसको एक साल से ज्यादा के लिए होल्ड करके रखा है तो। राइट, तो ऐसे केस में क्या होता था कि आपका जो टैक्स होता था वो लगता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओवर एंड अबव 1,25,000, पहले 1,25,000 एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर वाले अमाउंट पर 12.5% का आपका टैक्स लगता था। लेकिन यहां पर ना मेन चीज ये थी कि सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाले, हमें पता है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालनी है, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा लिस्टेड शेयर है जो कि 31 जनवरी 2018 या उससे पहले का आपने खरीद रखा है, तो यहां पर ना एक मेजर अमेंडमेंट थी एंड इन्होंने यहां पर एक ग्रैंड फादरिंग रूल निकाला था। ग्रैंड फादरिंग रूल इसको बोला जाता है एंड इसका लॉजिक क्या है वो आपको मैंने बैच के अंदर समझाया था। लॉजिक बड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक था कि आपको किसी ना किसी तरीके से इसके पहले का जो आपका गेन है वो टैक्सेबल नहीं होने देते, इसके आगे आगे का जो गेन है वही टैक्सेबल होते हैं, क्योंकि इस डेट से पहले पहले तक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। राइट, तो आपके साथ बुरा ना हो जाए इससे ये वाला प्रोविजन बनाया गया था। अब ये प्रोविजन क्या कहता है सुनो, आप इस तरीके से समझो कि ये प्रोविजन आखिर कहता क्या है। थोड़ी जगह चाहिए मुझे, काम करते हैं, चलो आपको कहाँ समझाऊं मैं, यहीं पर समझाया तो चलो। देखो भाई आपने तीन चीजें देखनी है, एक मैं आपको बताता हूं, एक आपकी डेट यहां पर हो जाती है 31 जनवरी 2018, एक आपकी डेट हो जाती है यहां पर करंट फाइनेंशियल ईयर हमारे वाले प्रीवियस से 25-26 के अंदर जो आपकी सेल की डेट होती है वो, ठीक है जी, सेल की डेट, और एक होती है आपकी परचेस की डेट, परचेस की डेट, ठीक है जी, परचेस की डेट पर जो आपने प्राइस था वो ले लो, जो आपकी 31 जनवरी 2018 का फेयर मार्केट वैल्यू था वो ले लो, एंड जो आपका सेल प्राइस रहने वाला है वो ले लो। इन तीनों में से कोई एक फिगर जो है वो बनेगी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड वो कैसे लेते थे जरा समझना मेरे साथ, आपने क्या करना है, फॉर्मूला समझो मेरे साथ, कि जो आपका सेल प्राइस है या फिर 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, ठीक है जी, दोनों में से विच एवर इज लोअर, वो लोअर वाली फिगर आप ले लो यहां पर। फिर ये लोअर वाली फिगर जो है ये या फिर एक्चुअल परचेज प्राइस, इन दोनों में से विच एवर इज हायर, दिस विल बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये हमारा ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन था। अगर आप अपने आप से इसका लॉजिक ढूंढने बैठोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लॉजिक मैंने क्लास के अंदर समझाया था। राइट, तो ये जो लॉजिक है ना, ये बेसिकली वही था कि आपके ऊपर अननेसेसरी टैक्स ना लगे 31 जनवरी 2018 के बाद से, ये प्रोविजन था। तो सुनना मेरे साथ, सेल प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 विच एवर इज लोअर, लोअर वाली जो आपकी फिगर आ गई वो ले लो, वो या फिर एक्चुअल परचेज प्राइस विच एवर इज हायर, ये प्रोविजन आपका बनता है, वो बनेगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब जरा आ जाओ हमारे केस पर। यार देखो एक छोटी सी चीज आपको और बता देता हूं पहले कि सर ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है एज ऑन 31 जनवरी 2018। जस्ट अ सेकेंड ना, फेयर मार्केट वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, आपको 31 जनवरी 2018 की उन इक्विटी शेयर्स का हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस चाहिए। यहां पर आपको एवरेज नहीं चाहिए, लोएस्ट भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना ये वर्ड, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस आपका होना चाहिए। राइट, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस आपने लेना है। चलो भाई अब आ जाओ जरा दोबारा हमारे एमसीक्यू के ऊपर। अब मुझे बताना कैसे करना है हमने सॉल्व इसको। मैं दोबारा से वही वाली लाइन यहां पर बनाने वाला हूं। यहां पर एक आपकी डेट आ गई 31 जनवरी 2018
और ये हमारा साल आ गया, हमारा साल है प्रीवियस ईयर 25-26 एंड ये हमारे परचेज की डेट है, परचेज, ये हमारी फेयर मार्केट वैल्यू हमें चाहिए इस दिन की, और ये हमारे सेल है, सेल। अब देखो करंट ईयर में हमने 10,000 शेयर जो है वो 480 रुपीज पर शेयर के बेचे, तो ये बन जाएगा हमारा सेल प्राइस 480 रुपीज पर शेयर। ठीक है जी। फिर देखो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 आपको बता रखी है, एज अंडर आपको बता रखी है हाईएस्ट प्राइस हमें चाहिए, ना ही एवरेज चाहिए ना ही लोअर चाहिए, हमें चाहिए ये हाईएस्ट प्राइस 300 रुपीज पर शेयर, ये हमें चाहिए। आपने ये दोनों चीजों को इग्नोर करना है, ध्यान रखना, इग्नोर कर देना, आपको सिर्फ हाईएस्ट चाहिए। तो 300 रुपीज पर शेयर यहां पर आप ले लो, फेयर मार्केट वैल्यू हो गया 300। अच्छा परचेज कितने में किया था, परचेज हमने किया था 100 रुपए पर शेयर में 5 अप्रैल 2017, यानी कि इस डेट से पहले पहले परचेज किया था, तभी ये वाला प्रोविजन लगता है। तो 100 रुपीज पर शेयर यहां पर आपको लेना पड़ेगा, 100 रुपीज। अब कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको चाहिए दिस सेल प्राइस या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018 विच एवर इज लोअर, लोअर वाली फिगर आपकी आ जाती है 300 रुपए। अब ये लोअर वाली फिगर जो है ये, या फिर एक्चुअल परचेज प्राइस विच एवर इज हायर, तो यहां पर 300 रुपए ये बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो हमारे पास है ही, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 480 रुपीज पर शेयर, तो 480 माइनस 300 यानी कि 180, 180 को आप एक काम करो 10,000 शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अगर आप करते हो ये हो जाएगा आपका 18 lakhs, इतना आपका आना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। आई होप क्लियर है सारा, क्लियर है ना सारा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। चलो जी निकालते हैं, आ जाओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैं आपको जस्ट वंस मोर एक बार आपको करके दिखाता हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे इसके ऊपर। ठीक है जी, हम लोग निकाल रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला। सबसे पहले हमें चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, हमने 10,000 शेयर बेचे हैं 480 रुपीज पर शेयर के रेट से, तो ये तो हो जाएगा हमारा 48 lakhs, इसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें चाहिए कि एक्चुअल सेल प्राइस दैट इज 480 रुपीज पर शेयर, 480 या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018। थोड़ा कट रहा है क्या आपका, जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलो जी, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 ये हमारा है 300। इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, लोअर आपकी फिगर यहां पर आ गई 300 रुपए, या फिर एक्चुअल परचेज प्राइस दैट वाज 100, इन दोनों में से विच एवर इज हायर, तो ये हो जाएगा आपका 300। 300 को मल्टीप्लाई कर दो 10,000 शेयर से, ये हो जाएगा आपका 30 लाख रुपीज, 30 lakhs, 30 lakhs, ये आप माइनस कर दो तो 18 lakhs का आपका यहां पर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 18 lakhs का। क्लियर है सारा? अच्छा और तो कोई इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी है आपको, तो बस यही हमारी बन जाएगी GTI, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। आओ देखते हैं क्वेश्चन के अंदर मांगा क्या क्या है। सबसे पहले व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अनिमेश, मुझे बताओ रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हमें इंडियन इनकम चाहिए थी। इंडियन इनकम हमने देखी, अगर आप सबको ऐड करते हो, जस्ट अ सेकेंड, 3,10,000, आप इन सबको एक बार ही ऐड करो। मैं एक बार यहां पर एक पेज ऐड कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। आप इन सबको एक बार ही ऐड करो, GTI ऐड करो एक बारी, 18 लाख प्लस 3,10,000 प्लस 138,200, तो ये हो जाएगा आपका 22,48,200, ये आ जाएगी आपकी GTI 22,48,200। इसमें से हम माइनस करेंगे हमारी डिडक्शंस। मुझे बताओ क्वेश्चन में कोई डिडक्शन दे रखी है क्या? क्वेश्चन में हम लोग नॉर्मल प्रोविजंस फॉलो कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मांगा हुआ है, आगे मैं आपको बताऊंगा मांगा हुआ है।
तो हमें यहाँ पर एक डिडक्शन दिख रही है 80C की, ये वाली 80,000 प्रिंसिपल की रीपेमेंट आपने करी है, तो इसकी हमें मिल जाएगी डिडक्शन 80C के अंदर। डिडक्शन सेक्शन 80C 80,000 की यहां पर आप ले लो डिडक्शन, बस ये माइनस कर दो, तो हो जाएगा आपका 2168,200। दिस इज द टोटल इनकम। आपकी टोटल इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा है, तो आपको चेक करना है कि क्या आप करंट ईयर में क्या 182 डेज और मोर इंडिया में थे, या फिर करंट ईयर में 120 डेज और इंडिया में होने चाहिए, एंड लास्ट के 4 साल में 365 डेज और मोर इंडिया में होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था वहां पर हमारे बेसिक कंडीशंस के अंदर, वो जो थर्ड स्पेशल केस था वहां पर। तो भाई करंट ईयर में ये बता रखा है कि वो 124 डेज के लिए इंडिया में था, तो पहली बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि करंट ईयर में 120 डेज और मोर कंप्लीट हो गए, एंड लास्ट के 4 साल में टोटल 365 डेज और मोर कंप्लीट हो गए आपके, हो गए, तो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंड आपको मैं एक बात दिखाता हूं दोबारा से, रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर ही मैं आपको बता रहा हूं, आपके एमसीक्यू बड़े अच्छे अच्छे लेवल के हैं सारे। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कोई इंडियन पर्सन है या इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया में आता है, उसकी इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख हो जाती है, तो आपको सेकंड वाली बेसिक कंडीशन लगानी है, वहां पर 120 डेज चेक करने हैं। एंड अगर इस वाली कंडीशन की वजह से वो रेजिडेंट बनता है, तो आपने उसको डायरेक्टली आपने उसको RNOR ही बना देना है, कोई एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करनी, राइट। तो हमारे वाले केस में ही विल बिकम एन RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये रहेगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर सारा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां पर सही रहेगा। क्लियर सारा, चलो भी नेक्स्ट पूछा है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो हमने जस्ट अभी अभी निकाली, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम 138,200 मेरी आ रही है, यही आंसर आपका यहां पर आएगा 138,200, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सारा। उसके बाद देखो व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन अराइजिंग इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अनिमेश, वो भी हमने जस्ट अभी निकाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला 18 लाख का हमने निकाला था, सेम आंसर यहां पर आपका आएगा, ये देखो 18 लाख रुपए। क्लियर सारा। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अनिमेश इफ ही हैज एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो टोटल इनकम कैसे निकालोगे, हमने निकाल ली ऑलरेडी, में नॉर्मल प्रोविजन के अंदर हमने निकाल कर रखी है 2168,200 की, ये आपके बनेगी टोटल इनकम 2168,200 की। अच्छा, व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अनिमेश, ये निकालना हमारा रहता है इफ ही हैड ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो आओ भी टैक्स लायबिलिटी भी निकाल लेते हैं जल्दी से। टैक्स लायबिलिटी अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस। हाँ, आप लोग बोलोगे मेरी हैंडराइटिंग ज्यादा खराब होती जा रही है कोई बात नहीं, चलो टैक्स लायबिलिटी निकालो नॉर्मल प्रोविजन के अंदर। सबसे पहले तो देखो आपकी स्पेशल इनकम इसके अंदर है, आपकी 18 लाख की आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका इंक्लूडेड है 112A वाला, राइट। तो उस पर अलग रेट आपका लगेगा, बाकी जो बचेगी उस पर फिर हम नॉर्मल रेट लगाएंगे। तो आप एक काम करो, ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A पहले लगा दो। हमें पता है कि 18 लाख की जो इनकम है उसमें से पहले 1,25,000 पर कोई टैक्स नहीं है, जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा वाला है उसके ऊपर हम लगाएंगे 12.5% का टैक्स। तो ये हो जाएगा आपका 209,375 का आपका टैक्स आना चाहिए, ठीक है। चलो, और उसके अलावा देखो ऑन बैलेंस, आपकी बैलेंस इनकम कितनी बची है, बैलेंस आपकी इनकम बची है 2168,200 माइनस 18 लाख कर दो, तो 368,200 की आपकी इनकम बची है रिमेनिंग। एंड आप जो हो, क्या आप सीनियर सिटीजन हो? द आंसर इज यस, ही इज अ सीनियर सिटीजन, और वो एक RNOR है। RNOR मतलब कि रेजिडेंट तो बन गया ना, तो ही इज अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, तो उसको यहां पर बेनिफिट मिलेगा हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का, उसको 3 लाख तक कुछ टैक्स दे देना, 3 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पर उसको टैक्स देना है, राइट। तो मुझे यहां पर करना है 0 to 3 लाख तक मेरा कोई भी टैक्स नहीं बनेगा, 3 लाख से लेकर 368,200
इस पे मेरा टैक्स लगेगा 5% के रेट से, 5%। तो 68,200 का 5% अगर आप करते हो तो 3410 यहाँ पर लिख दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 209,375, तो ये हो जाएगा आपका 212,785। इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करो, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो थी हमारा, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, क्या उसको यूज कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, कर सकते हैं। यहां पर आपका वो प्रोविजन लग नहीं रहा, लेकिन ये भी एक रेजिडेंट पर्सन है, इसके लिए भी कर सकते थे। अगर मान लो कि ये जो बैलेंस आपकी इनकम है या आपके मान लो 3 लाख से कम होती, 3 लाख मान लो 2.5 लाख होती, तो आप क्या करते? 2.5 लाख तक यूज कर लिया, जो एक्स्ट्रा 50,000 की आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बची है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, वो आप यहां पर लगा देते 112A के ऊपर। हमारे वाले केस में लग नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन वो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो फायदा है वो इसको मिल जाता, राइट, अगर लगता तो। चलो भाई, इसके अंदर ऐड करो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यह आ जाएगा आपका 221,296, या फिर आप इसको राउंड ऑफ करते हो तो 221,300 आपका आना चाहिए, 221,300, 221,300। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर आंसर आ गया, 221,300। क्लियर है सारा? देखते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। सबसे पहले है बी, बी ए, फिर डी बी, तो बी बी ए डी और बी, बिल्कुल सही हमारा आंसर है। राइट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं। आ जाओ केस सिनेरियो नंबर 23। आओ देखो क्या लिखा है इसके अंदर। केस नंबर 23 हम लोग देख रहे हैं। मिस्टर आकाश had bought a residential house worth rupees 2.5 crores at South Extension, Delhi in 2019 and let the house on rent to Mr. Riaz. अच्छा जी, इसने रेंट पर चढ़ा दिया उस घर को। The property was funded through loans from PNB. अच्छा जी, लोन लेकर किया था, इसका मतलब इंटरेस्ट होने वाला है यहाँ पर। The interest due for the financial year 25-26 to PNB is 25 lakhs. आउट ऑफ विच ही पेड ओनली ₹20 lakhs ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पर दो इंटरेस्ट दे रखे, आपको बता रखा है कि 25 lakhs जो था वो आपका ड्यू हुआ था, लेकिन आपने पे किया है सिर्फ और सिर्फ 20 lakhs। मुझे एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट हमें पेमेंट बेस पर अलाउ किया जाता है या ड्यू बेस पर किया जाता है? द राइट आंसर इज इंटरेस्ट हमें ड्यू बेस पर अलाउ किया जाता है हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। म्युनिसिपल टैक्स की माइनस की बात करें, अगर वो माइनस करने की बात करें, वो पेमेंट बेस पर किया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, वो ड्यू बेसिस पर ही टैक्स माइनस किया जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, आपको यहां पर 20 lakhs नहीं, आप 25 lakhs माइनस करोगे। क्लियर है सारा? चलो आगे देखो क्या लिखा है। मिस्टर आकाश देन टुक अ लोन ऑफ 1.5 crores फ्रॉम SBI ऑन 1 जुलाई 2025 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दैट हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। अच्छा जी, तो इसने क्या किया, उसी घर के ऊपर एक और फ्लोर बनाना इसने, एंड उसके लिए इसने लोन लिया है 1.5 करोड़ का, एंड वो जो फ्लोर बनाएगा ऊपर वाला, उस पर वो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज करेगा। द कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस एज ऑन 31 मार्च 2026। इसका मतलब करंट ईयर में वो घर अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो जो घर है वो अभी हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है? राइट, वो जो नीचे वाला फ्लोर है वो तो है, जो ऊपर वाला फ्लोर उसने इंप्रूवमेंट करी है 1.5 करोड़ का लोन लेकर SBI से, वो जो एक और एक्स्ट्रा फ्लोर ये बना रहे वो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो उसको आपने SOP या LOP नहीं बनाना, वो आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ। दैट इज नॉट इवन अ हाउस प्रॉपर्टी एज ऑफ नाउ। ठीक है जी, तो यहां से लेकर यहां तक हमने भी रीड कर लिया। चलो, मिस्टर आकाश स्टार्टेड पेइंग EMIs ड्यू टू SBI ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। he repaid principal amount of 25 lakhs and 5 lakhs to PNB and SBI। अच्छा जी, तो PNB का जो लोन चल रहा था 2.5 करोड़ का, हाँ, PNB का जो लोन चल रहा था उसमें से इसने 25 लाख रुपए की रीपेमेंट करी है प्रिंसिपल अमाउंट की। इसको मैं यहां पर हाईलाइट कर लेता हूं इस तरीके से, 25 लाख की PNB की रीपेमेंट, एंड 5 लाख की उसने रीपेमेंट करी है SBI की रिस्पेक्टिवली। He also paid interest of 8 lakh to SBI
out of 10 lakhs being interest due for the period 1st जुलाई 2025 to 31st मार्च 2026। तो एसबीआई को जो लोन पे इसने इंटरेस्ट दिया वो आपका टोटल आपका इंटरेस्ट था 10 लाख का ड्यू, लेकिन 8 लाख ही आपने पे किया है। मैं आपको ना इस पूरे की एक बार समरी बना के देता हूँ आपको, चलो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, आपको ऐसे हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए समझने में, क्योंकि इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ बना रखा है, लेकिन बात कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। राइट, अब जरा देखो लिखा क्या है। जैसे मान लो, देखो ये आपका एक घर है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका एक घर है छोटा सा, एक फ्लोर है अभी इसके अंदर। ठीक है जी, एक फ्लोर। अब इस एक फ्लोर को बनाने के लिए इसने पीएनबी से इसने लोन लिया था, इस वाले फ्लोर को बनाने का 2.5 करोड़ का इसने लोन लिया था पीएनबी से। एंड करंट ईयर में इसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट हम सिर्फ ड्यू बेसिस पर देखेंगे, पेमेंट वाला नहीं। तो ड्यू बेसिस पर इसका इंटरेस्ट बनता है 25 लाख रुपए का, 25 लैक्स। एंड इसके आपने प्रिंसिपल की रिपेमेंट जो आपने करी है वो भी आपकी है 25 लाख रुपए की ही है। ठीक है जी, वो भी 25 लाख की है, 25 लाख। तो ये दो चीजें हैं जो कि आपने ध्यान रखनी है पहले तो। ठीक है जी, ये नीचे वाले फ्लोर की हमने बात कर ली। अब ऊपर वाला फ्लोर जो है, इसने एक और फ्लोर बनाया है इसके ऊपर। ऊपर वाला फ्लोर जो है ये इसने लोन लिया है एसबीआई से 1.5 करोड़ का, एसबीआई से। ठीक है जी, 1.5 करोड़। एंड इसके ऊपर भी जो आपका इंटरेस्ट ड्यू है पूरे साल का, दैट इज 10 लाख रुपीज। हमें पेड वाला नहीं चाहिए, हमें ड्यू वाला चाहिए, 10 लाख रुपीज। तो इंटरेस्ट है इसका आपका 10 लाख का। एंड इसकी भी आपने प्रिंसिपल की रीपेमेंट करी है, प्रिंसिपल की रीपेमेंट आपने करी है इसकी 5 लाख रुपए की। लेकिन मैंने एक बार आपको समराइज करके दे दिया कि इसके अंदर क्या क्या लिखा है। लेकिन ऊपर वाला जो घर है ना, ये ऊपर वाला फ्लोर, दिस इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा इसलिए क्योंकि करंट ईयर में दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, इसमें अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। नीचे वाला ही आपका हाउस प्रॉपर्टी है, तो ऊपर वाले का इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमें कुछ भी नहीं करना। हमें उसकी ना ही हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की, एंड ना ही प्रिंसिपल कंपोनेंट की डिडक्शन मिलेगी 80C के अंदर, कहीं भी नहीं मिलेगा। हमें नीचे वाले की दोनों चीजें मिल जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी, प्रिंसिपल के अंदर और 80C के अंदर भी। क्लियर है सारा? तो ये मैंने एक बार आपको समराइज कर दिया यहां से यहां तक क्या क्या लिखा है। चलो जी, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। मिस्टर आकाश ओन्स अनदर हाउस इन हरियाणा। He transferred that house to his minor daughter Miss Sia on her birthday as her birthday gift। अच्छा जी, तो इसने अपनी माइनर डॉटर को इसने घर ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर कौन सा प्रोविजन याद आ रहा है? मुझे यहां पर याद आ रहा है हमारा डीम्ड ओनर वाला प्रोविजन। डीम्ड ओनर कि अगर मान लो कि आप अपने स्पाउस को या फिर अपने किसी माइनर चाइल्ड को, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, हमारे केस में माइनर मैरिड डॉटर नहीं है, सिर्फ माइनर डॉटर है, तो आपने अपने स्पाउस को या फिर अपने माइनर चाइल्ड को कोई हाउस प्रॉपर्टी आपने फ्री में गिफ्ट कर दी, लाइक या तो बिल्कुल विदाउट कंसल्टेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसल्टेशन आपने दे दी, तो आप ही उसकी हाउस डीम्ड ओनर माने जाओगे। एंड जो रेंटल इनकम है वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी। ये प्रोविजन मुझे यहां पर याद आ रहा है। मिस सिया गेव द सेड हाउस टू द लोकल पंचायत फ्रॉम सितंबर 2025 एट अ रेंट ऑफ 5,000 रुपए पर मंथ। Mrs. Akash total income for assessment year 26-27 is higher than that of Mr. Akash. This is the first year when Miss Sia has any source of income. तो ये पता आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो होता क्या है कि हमने क्लबिंग के अंदर पढ़ा था कि माइनर की जो इनकम होती है वो पेरेंट के हाथ में क्लब करी जाती है, उस पेरेंट के हाथ में जिसकी टोटल इनकम ज्यादा होती है। तो इन्होंने बोला कि मिस्टर आकाश की जो वाइफ है मिसेज आकाश, उसकी टोटल इनकम ज्यादा है, इसने ऐसा बोल दिया। एंड फिर बोला कि भाई मिस्टर आकाश ने एक घर ट्रांसफर किया था मिस सिया को। तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं क्लबिंग होनी चाहिए, लेकिन आपको प्रोविजन पता है डीम्ड ओनर का। आपको पता है कि अगर आपने माइनर डॉटर को किया तो वहां पर आप डीम्ड ओनर बन जाओगे। जहां पर डीम्ड ओनर लग गया ना सेक्शन 27, वहां पर आपका फिर क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगता। तो ये जो इनकम है 5,000 रुपए पर मंथ की, सितंबर से लेकर मार्च तक जितनी भी आपकी बनती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने की, 7 महीने की आपकी जो बनती है, ये सारा का सारा जो अमाउंट है वो आपको मिस्टर आकाश के हाथ में ही टैक्सेबल करना है, उसकी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं करना।
इवन इफ उसकी इनकम ज्यादा है, हम लोग क्लबिंग नहीं लगा रहे, हम डीम्ड ओनर का प्रोविजन लगा रहे, जो कि हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर पढ़ा था लास्ट में। क्लियर सारा? तो ये 5,000 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 7 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 35,000 रुपीज। ये हमारा हो जाएगा रेंट रिसीव्ड। इसमें से फिर 30% की डिडक्शन देंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, वो सब चीजें हम करेंगे। ठीक है जी, इंटरेस्ट वैसे है नहीं इसका। तो यहां से यहां तक एक और बात हमारी हो चुकी है, यहां से लेकर यहां तक। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है, मिस्टर आकाश बॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्थ रुपीज 50 lakhs ऑन अ लोन फ्रॉम बीएसएम बैंक विच इज सैंक्शनड ऑन 1 अप्रैल 2025। अच्छा जी, 2022। तो 50 लाख का इसने लोन लिया था ईवी का। ठीक है जी, यहां पर आपके मन में एक सेक्शन आ जाना चाहिए, सेक्शन नंबर 80 EEB, जहां पर हमें डिडक्शन मिलती थी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की, राइट। एंड जितना आपका इंटरेस्ट होता था उसमें से मैक्सिमम 1.5 लाख तक की आप डिडक्शन वहां पर लेते थे, प्रोवाइडेड आपने जो लोन लिया होता था ईवी खरीदने के लिए वो प्रीवियस ईयर 1920, 2021, 22 इन तीनों साल के बीच में आपका होना चाहिए था लोन। ठीक है जी, इन तीनों साल के बीच में वो सैंक्शन हो जाना चाहिए था। चलो एक बार आपको दिखाता हूं, चलो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूं। एक सेकेंड, डिडक्शंस के अंदर आ जाते हैं, आपको दिखा देता हूं तो आपको याद आ जाएगा। सेक्शन 80 EEB हम लोग देख रहे हैं। ये रहा हमारा, हाँ यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 4 साल थे, तभी तभी मैंने कहा था एक बार देखो, यहाँ पर 22, 23 भी था, तो 4 साल। इन 4 साल में कभी भी आपका लोन सैंक्शन हो गया ना, तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे जो आपने लोन लिया था उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उस इंटरेस्ट की आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेट, ये हमने पढ़ा था वहां पे 4 साल थे, बस ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था यहाँ पर, वहां पे 3 साल थे कि या 4 साल थे। तो आपको 4 साल देखना है, 22, 23, इस पूरे पीरियड में कहीं पर भी लोन आपका सैंक्शन हो जाता है तो आपको 80 EEB के अंदर आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाएगी, राइट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इंटरेस्ट आपका था 7 लाख, 7 लाख में से आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80 EEB के अंदर। क्लियर सारा? नॉर्मल प्रोविजन के अंदर सिर्फ। मिस्टर आकाश हैज ऑल्सो टेकन लोन फ्रॉम ABC बैंक फॉर हिज डॉटर्स हायर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए लोन लिया आपने। He paid 50,000 as interest to ABC Bank. He also paid mediclaim of 20,000 to New India Assurance Scheme for ensuring his health via check. तो यहाँ पर 2 बातें हमने पढ़ी। सबसे पहली बात देखो, इसने अपनी डॉटर की एजुकेशन के लिए लोन लिया था, 50,000 का इसने यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया है। इसकी भी तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन नंबर 80E के अंदर विदाउट एनी लिमिट। 10 साल तक आपको मिलेगी, बट सॉरी 8 साल तक आपको मिलेगी, लेकिन विदाउट एनी लिमिट आपको मिलेगी, राइट। आपको चलो ये वाला प्रोविजन भी दिखा देता हूं एक बार जल्दी से, आपको मन में याद हो जाना चाहिए बस आपको ये सारी चीजें जो हमने अभी देखा ना, उसके जस्ट एक पेज पीछे ही था। ये देखो, आपको 8 साल तक आपको मिलेगी इंटरेस्ट की डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट एजुकेशन लोन पर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एक और पैराग्राफ। एंड तीसरा एक पॉइंट यहां पर और दे रखा है कि इसने 20,000 का इसने यहाँ पर मेडिकल प्रीमियम पे करा है, इसकी हमें डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80D के अंदर। सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन की मैक्सिमम आपको 25,000 तक की मिल जाएगी अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो। यहाँ पर एज नहीं दे रही तो हम इसको सीनियर सिटीजन नहीं मानेंगे, तो हमें मैक्सिमम 25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। हमारी डिडक्शन लिमिट के अंदर अंदर है तो हम सारी की सारी डिडक्शन यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है जी, चलो आगे क्या लिखा है। मिसेस आकाश owns a shop of 200 स्क्वायर फीट एरिया इन गुरुग्राम। उसकी वाइफ के पास 200 स्क्वायर फीट का कोई शॉप है। शी रेंटेड इट टू मिस्टर विशाल फ्रॉम अक्टूबर 2025 एट 60,000 पर मंथ, हु गेव हर एन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट ऑफ 1.5 लाख रुपए। ये इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट जो है इसके बारे में चलो बात करेंगे अभी। चलो इसके बारे में बात करेंगे अभी, आपको बताऊंगा बाद में। Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer. What is the amount of interest allowable as a deduction under section 24B to Mr. Akash?
एक काम करते हैं ना, सुनो, यहाँ पर अलग अलग चीजें पूछ रखी है, तो अलग अलग ही आपको आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले पूछ रखा है भाई इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको 24B के अंदर कितनी मिलेगी। 24B जो था ये हमारे हाउस प्रॉपर्टी हेड का इंटरेस्ट था, राइट। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का ये रहा हमारा इंटरेस्ट, ये यहां से लेकर यहां तक। हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर हमने देखा कि नीचे वाला जो घर है ना, नीचे वाला घर, ये इसने किसी को लेट आउट कर रखा है। क्वेश्चन में देखो, ये तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ बना रखे हैं इन्होंने। हाँ, ये देखो, मिस्टर रियाज को इसने लेट आउट कर रखा है। एंड लेट आउट करने पर क्या होता है, इंटरेस्ट की आपको मिल जाएगी डिडक्शन, जितना भी इंटरेस्ट है सारी की सारी। तो हमें पता है कि भाई इंटरेस्ट जो है ये 25 लाख है। ऊपर वाला फ्लोर तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके इंटरेस्ट की डिडक्शन कहीं नहीं मिलेगी आपको, इसको एसओपी एलओपी कुछ नहीं मानेंगे, ये हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है। नीचे वाला जो घर है ये हाउस प्रॉपर्टी है, तो 25 लाख की आपको मिल जाएगी इंटरेस्ट की डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट। ऑलराइट, तो हमारा इसका आंसर आएगा 25 लाख रुपए। पहला आंसर होगा 25 लैक्स, ऑप्शन नंबर बी। What is the amount of deduction permissible to Mr. आकाश अंडर चैप्टर 6A? यानी कि पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, राइट। फिर क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द इज नोशनल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉप लेट आउट ऑन रेंट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, इफ सो अंडर विच हेड ऑफ इनकम वुड द सेम बी चार्जेबल टू टैक्स। ये वही वाला पॉइंट आपका आ गया जो मैंने आपको अभी छुड़वाया था, इसके बारे में करेंगे बात, ठीक है। इसको अभी के लिए आप छोड़ो। एंड उसके बाद पूछ रखा है, इन हुज हैंड्स वुड सियाज रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एट हरियाणा बी टैक्सेबल एंड हाउ मच वुड इट बी टैक्सेबल। देखो, ये क्वेश्चन आपको देखने में लंबा सा लग रहा है, लेकिन रियलिटी बताओ क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कुछ टोटल इनकम वगैरह कुछ भी नहीं मांगा, राइट। आपसे सिर्फ कंसेप्चुअल चीजें पूछिए कि सिया की इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, रेंटल इनकम। भाई जरा क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको बताया कि मिस्टर आकाश ने अपनी डॉटर सिया को हाउस प्रॉपर्टी दे दी उसके घर पे, माइनर डॉटर को, राइट। हाउस प्रॉपर्टी उसको दे दी फ्री में। तो यहां जो मिस सिया को मिलेगी ना हाउस प्रॉपर्टी का रेंट, वो टैक्सेबल मिस्टर आकाश के हाथ में होगा, बिकॉज ही इज द डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी, राइट। तो आपको यहां पर करना पड़ेगा टैक्सेबल, लेकिन कितना करेंगे, 35,000 रुपीज का उसको रेंट मिला है। तो आप एक काम करो, निकालो जरा यहां पर मेरे साथ, 35,000 रुपीज का उसको मिला है रेंट, उसमें से आप एक माइनस कर दो इसमें से 30%, 35,000 माइनस 30%, तो 24,500 जो है ना, ये अमाउंट क्लब कर दिया जाएगा मिस्टर आकाश के हाथ में, मिसेज आकाश के हाथ में नहीं, मिस्टर आकाश के हाथ में 24,500। अच्छा, एक बात बताऊं, यहां पर ना क्वेश्चन में रिजीम के बारे में नहीं लिखा, राइट। तो इन्होंने अज्यूम कर रखा है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, लेकिन इन माय ओपिनियन इनको लिखना चाहिए था, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा, तो इनको मेंशन करना चाहिए कि आपको कौन सा रिजीम फॉलो करना है, राइट। हाँ, इनको मेंशन करना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम जब डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A हम दे रहे हैं, इसका मतलब कि नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं। तो यहां नीचे वाले केस तक आते आते इन्होंने अपने आप से उसको डिफॉल्ट एज्यूम कर लिया। इन माय ओपिनियन यहाँ पर आपको 1500 की आपको एग्जेम्पशन भी मिलनी चाहिए, एंड यहाँ पर 23,000 आपका आंसर होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ 24,500 यहाँ पर 23,000 होना चाहिए था आंसर आपका। बट चलो कोई बात नहीं, इनकी मर्जी जो ये लोग करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा बी, मिस्टर आकाश के हाथ में जाएगी 24,500 की इनकम, क्योंकि ही इज द डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर सारा। अब ये वाला देखो, सेकेंड वाला क्वेश्चन, What is the amount of deduction permissible to Mr. आकाश। आओ ये वाला निकालते हैं, ये अच्छा है आपका पॉइंट। डिडक्शन हमने निकालनी है मिस्टर आकाश के लिए। मिस्टर आकाश के लिए डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A हम लोग निकाल रहे हैं, अंडर चैप्टर 6A। सबसे पहले तो बताओ डिडक्शन के बारे में आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो आपको बता रखा है कि आपने कुछ यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट की आपने रीपेमेंट करी है। एंड जरा देखो टोटल आपने क्या किया, आपने टोटल आपने प्रिंसिपल की आपने रीपेमेंट करी है, एक आपने 25 लाख की करी है, एक 5 लाख की करी है। लेकिन ये जो 5 लाख है ना SBI, ये तो अभी घर बना ही नहीं है, तो आपको सिर्फ इस 25 लैक्स का आपने लेना है, 25 लाख आपने लेना है एज प्रिंसिपल की रीपेमेंट, और वो आपको मिलेगी 80C के अंदर, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख तक की मिलती है, वहां पर ज्यादा नहीं मिलती।
तो आपको वहां पर लिमिट के अंदर अंदर ही लगाना है। तो पहली डिडक्शन आपकी रहेगी सेक्शन 80C की, प्रिंसिपल रीपेमेंट। प्रिंसिपल रीपेमेंट है 25 लाख, लेकिन आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक की आपको मिलेगी डिडक्शन यहां पर। ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी डिडक्शन हमने पढ़ी थी सेक्शन 80D, हमारा मेडिक्लेम प्रीमियम की बात हमने करी थी वहां पर। मेडिक्लेम प्रीमियम, मेडिक्लेम प्रीमियम जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि उसने 20,000 का पे किया है मेडिक्लेम प्रीमियम 80D, तो 80D यहां पर दे देंगे 20,000। ये लिमिट के अंदर अंदर ही है, 25,000 की लिमिट होती है उसके अंदर अंदर है। इसके अलावा उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा था, तो 80EEB में हमने देखा था उसको 7 लाख का उसका इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन ईवी लोन। टोटल था 7 लाख का, हमें इसके अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा एक और था एजुकेशन लोन, इसने लिया था 80E वाला, डॉटर के लिए एजुकेशन लोन, डॉटर एजुकेशन लोन ये इसने लिया था, एंड इसमें इसका इंटरेस्ट जा रहा था कितना जा रहा था इंटरेस्ट, जस्ट अ सेकेंड, 50,000 का। यहां पर विदाउट एनी लिमिट होता है, तो 50,000 का सारा इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, नो लिमिट। तो 50,000 यहां पर आप पूरा का पूरा ले लो, बस इन सबको एक बार ऐड कर दो, इतनी की आपको मिलेगी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 1.5 लाख 20,000, 1.5 लाख 50,000, यह आपका हो गया 3,70,000, 3,70,000 की आपको मिलेगी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सारा। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखो जो कि मैंने आपको छुड़वाया था। इज नोशनल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉप लेट आउट ऑन रेंट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। मीनिंग क्या है इस लाइन का? देखो ये जो लास्ट लाइन मैंने आपको पढ़ाई थी ना, ये वाली, ये मिसेज आकाश जो उसकी वाइफ है, मिस्टर आकाश की वाइफ, शी ओन्स अ शॉप ऑफ 200 स्क्वायर फीट इन गुरुग्राम। ठीक है, वहां पर उसके पास शॉप है। उसने इस शॉप को लेट आउट कर दिया मिस्टर विशाल को एट 60,000 पर मंथ। तो ये 60,000 पर मंथ जो है वो तो मिसेज आकाश के हाथ में टैक्सेबल हो रहा होगा उसके हाउस प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। हु गिव एन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट ऑफ 1.5 लाख। देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। होता क्या है कि जब आप किसी को लेट आउट करते हो ना कोई प्रॉपर्टी, तो आप उससे कुछ डिपॉजिट लेते हो टेम्परेरी, कि चलो वो कहीं आगे हमें रेंट देना बंद कर दे, या मान लो कुछ हमारी प्रॉपर्टी में डिस्ट्रक्शन कर दे, तो आप उससे फिक्स डिपॉजिट ले लेते हो। फिक्स डिपॉजिट वो बैंक वाला एफडी नहीं, एक आप उससे एक इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट लेते हो, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, बस जस्ट एज अ डिपॉजिट। तो क्या उस पर जो नोशनल इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, क्या वो यहां पर आपको, अगर मान लो नोशनल इंटरेस्ट मिलता है आपको, तो क्या वो टैक्सेबल होता है किसी के भी हाथ में, जिसको भी मिलेगा उसके हाथ में? द आंसर इज नो। यहां पर कोई एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं है, इट इज इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट। नोशनल इंटरेस्ट का कोई कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा इनकम टैक्स के अंदर। हेंस यहां पर आपको ये वाले पॉइंट को इग्नोर करना है। इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, नो नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये जो पॉइंट है ना, ये हमने पूरे इनकम टैक्स में कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि ऐसा कोई लॉजिक बनता ही नहीं, उसको क्यों टैक्सेबल करना है, वो इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है। ये जो पूरा आपका एमसीक्यू दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, दैट्स इट, राइट। ये था आपका केस सिनारियो नंबर 23। इसके बाद देखते हैं आ जाओ नेक्स्ट हमारा, पहले देखते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। हमारा आंसर है BCAB। तो BCAB बिल्कुल सही हमारा आंसर है। चलो भाई अगले केस सिनेरियो पर चलते हैं, केस सिनेरियो नंबर 24। आओ देखो क्या लिखा है इसके अंदर। केस नंबर 24 हम लोग देख रहे हैं। मिस्टर कश्यप अ मैन्युफैक्चरर हैज डिस्क्लोज्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 40 लाख रुपीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो ये इसका प्रॉफिट दे रखा है 40 लाख का, इसने निकाल रखा है अपना प्रॉफिट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, राइट। चलो, he claimed depreciation of 12,20,000 in his books of account। अच्छा जी, इतनी इसने depreciation ले रखी है। Expenditure in profit and loss account includes interest payable to Mr. Raj, a resident, without deduction of TDS, 1,50,000 का। Such tax was however deducted on 15th April 2026 and remitted on 17th May 2026। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो आप किसी को कुछ इंटरेस्ट पे करते हो, आप किसी को कोई भी खर्चा पे करते हो, एंड आपको उसका टीडीएस काटना था, आपने उसको टीडीएस बिना काटे उसको पेमेंट कर दी फुल अमाउंट की,
तो एक प्रोविजन हमने पढ़ा था पीजीबीपी के अंदर कि आपने अगर किसी को बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दी तो वहां पर अगर सामने वाला पर्सन रेजिडेंट था तो 30% खर्चा आपको डिसअलाउ करना है, और सामने वाला पर्सन अगर नॉन रेजिडेंट था या फॉरेन कंपनी थी तो वहां पर आपको 100% खर्चा डिसअलाउ करना है। यहां पर हमारे सामने वाला जो पर्सन है ही इज अ रेजिडेंट पर्सन। देखो राज जो है ही इज अ रेजिडेंट, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस 1.5 लाख रुपए का 30% खर्चा मुझे डिसअलाउ करना पड़ेगा। मीन्स ये जो 40 लाख दे रखा है ना, 40 लाख में से मुझे इसका 30% यानी कि 45,000 रुपीज, जस्ट अ सेकेंड, 30% हो गया मेरा 45,000, ये 45,000 मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो हाँ एक तो बात ये होगी हमारी। अच्छा एक हाँ ये पॉइंट आपको बीच में रह गया, ये डेप्रिसिएशन आपको दे रखे जो कि हम ऑलरेडी डेबिट करके बैठे हैं, ये भी तो हमें ऐड बैक करना है ना, ये तो अकाउंट्स वाली डेप्रिसिएशन है, हमें अपनी वाली डेप्रिसिएशन निकालनी है इनकम टैक्स वाली। तो ये जो डेप्रिसिएशन है 12,20,000, ये भी आप एक काम करो ऐड बैक कर दो। चलो जी आगे क्या लिखा है, मिस्टर कश्यप इज एंगेज्ड इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। He incurred an expenditure of 1,50,000 on purchase of research equipment and 1 lakh रुपए as remuneration paid to scientist. The said sum are also debited in the profit and loss account. मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब हमने वो पढ़ा था सेक्शन नंबर 35 हमने पढ़ा था साइंटिफिक रिसर्च वाला, वहां पर हमने देखा था कि दो तरह की रिसर्च हो सकती है, या तो आप इन हाउस रिसर्च करो रिलेटेड टू ओन बिजनेस, वहां पर आप जो रेवेन्यू खर्चा करते हो, कैपिटल खर्चा करते हो, एक्सेप्ट लैंड, आपको सबकी डिडक्शन मिल जाती है, 100% डिडक्शन मिल जाती है। राइट, साइंटिफिक रिसर्च की, चाहे बिजनेस का खर्चा नहीं बट फिर भी आपको मिल जाएगी डिडक्शन। और दूसरा होता था आप डोनेशन देते थे आउटसाइडर्स को, जो आउटसाइडर्स वाली डोनेशन होती थी ना वो नॉर्मल प्रोविजन के अंदर आपको अलाउ होती थी, 115 बीएससी में नहीं मिलती थी। लेकिन हम तो इन हाउस वाली कर रहे हैं, इन हाउस रिसर्च जो होती है ना वो नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करो या 115 बीएससी फॉलो करो, दोनों में आपको अलाउ करी जाएगी, मींस आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। एंड यहां पर लिखा है कि द सेड सम्स आर आल्सो डेबिटेड इन द पीएनएल, मींस ये 40 लाख के अंदर ऑलरेडी माइनस करके बैठे हैं, तो क्या हमें कुछ भी ट्रीटमेंट करना है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, नहीं करना। रीजन बीइंग कि भाई हमें ये 1.5 लाख रुपए का और ये 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिलनी चाहिए, हम ऑलरेडी लेकर बैठे हैं, तो और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, इस पैराग्राफ को कर दो इग्नोर, इस पैराग्राफ को आपने करना इग्नोर, कुछ भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। राइट, कुछ भी एक्शन नहीं लेना हमें। चलो भाई क्या लिखा है आगे, मिस्टर कश्यप परचेज्ड अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर 45 lakhs ऑन 2 अगस्त 2025 एंड पुट द सेम टू यूज ऑन 1 नवंबर 2025। अच्छा जी, यहां पर डेप्रिसिएशन की बात होने वाली है। मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन हमने हाफ रेट से लगाना है या फुल रेट से लगाना है? उसको चेक करने के लिए हम परचेज डेट देखते हैं या फिर पुट्टी उसकी डेट देखते हैं? पुट्टी उसकी डेट देखते हैं, परचेज डेट से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर हमें 2 अगस्त नहीं देखना, इसको आप एक काम करो इग्नोर मार दो, आप चेक करो 1 नवंबर 2025। ये जो डेट है ना आपकी 3 अक्टूबर के बाद की है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई एसेट आप पुट्टी यूज करते हो 3 अक्टूबर के बाद, तो मतलब कि आपने उसको 180 डेज से कम यूज किया है, उससे कम यूज किया है, तो आपको उसके ऊपर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाफ रेट। ठीक है जी, हाफ रेट से मिलेगा। चलो, फॉर दिस पर्पज ही बोरोड 25 lakhs ऑन 1 अगस्त 2025 एंड पेड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम विच इज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा जी, तो 1 अगस्त को इसने लोन लिया था 25 लाख रुपए का, ठीक है जी, ये प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, एंड उस पर जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता था सारा का सारा ये डेबिट करके बैठा है। क्या ये सही ट्रीटमेंट है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, नहीं है, क्योंकि हमारा जो अप टू द डेट ऑफ पुट्टी उसका इंटरेस्ट होता है वो हमें एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड करना होता है, और उसकी हमें पीएनएल के अंदर डिडक्शन नहीं मिलती, वो एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता है, फिर उसके ऊपर हम धीरे 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 करके हम डेप्रिसिएशन लेते हैं, और उसके आगे का पुट्टी उसकी डेट के बाद का जो इंटरेस्ट है वो हम डालते हैं पीएनएल के अंदर, डेबिट करते हैं। हमारे वाले केस में हमने सारा का सारा इंटरेस्ट डेबिट करके रखा है। ये केस ना आपको दोबारा भी प्रॉपरली समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलो, द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2025 इज 95 lakhs। ये हमारी ओपनिंग WDV बन जाएगी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 एंड 25-26 दोनों साल का
इज 2.5 करोड़ एंड 3 करोड़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, समझ में आ गया हमें कि लास्ट ईयर का टर्नओवर इसका काफी अच्छे लेवल का था, 1 करोड़ से ऊपर था। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सबसे पहले पूछ रखा है व्हाट इज द डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर सेक्शन 32। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं सारे। सबसे पहले मैं पूछे डेप्रिसिएशन बताओ। ठीक है, फिर पूछ रखे टीडीएस जो आपने नहीं काटा मिस्टर राज को पेमेंट करते उसका क्या ट्रीटमेंट होगा ये बताओ। फिर पूछ रखा है पीजीबीपी हेड की इनकम निकाल कर दो, और एक बार आपने निकालना है अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस, एंड फिर पूछ रखा है पीजीबीपी की हेड की इनकम अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो आपको अल्टीमेटली पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, आपको इसमें पीजीबीपी हेड की इनकम निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, एंड एक बार आपको निकालनी है नॉर्मल, एक बार निकालनी है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएससी के अकॉर्डिंग। आपने इतना कर लिया तो ऊपर के 2 एमसीक्यू आपके अपने आप ही बन जाएंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं, आ जाओ जल्दी से। एक पेज यहां पर ऐड कर देते हैं बीच में। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। हम पीजीबीपी की इनकम निकाल रहे हैं। जस्ट सेकेंड, चलो पीजीबीपी की इनकम निकालते हैं इसकी जल्दी से हम लोग। पीजीबीपी इनकम, अच्छा हमें ना दोनों तरीके से इनकम निकालनी है, 115 बीएससी भी निकालना है, नॉर्मल भी निकालना है। तो मैं यहीं पर 2 कॉलम बना लेता हूं, हमारा काम आसान हो जाएगा। राइट, थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाएगा उससे। चलो जी, यहां पर लिखेंगे नॉर्मल प्रोविजंस, यहां पर लिखेंगे 115 बीएससी। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वही नेट प्रॉफिट जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 40 लाख रुपीस का। दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। राइट, नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40 लाख दे रखा है, एंड यहां पर भी 40 लाख रखा है, दोनों में सेम है, अभी तो सेम स्टार्टिंग पॉइंट दोनों में सेम है। ठीक है जी, अब देखो पहली एडजस्टमेंट बता रखी है कि आपने डेप्रिसिएशन डेबिट कर रखा है 12,20,000 का, हमें ये ऐड बैक करना है, एंड हमें अपने अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकालकर फिर माइनस करना है। तो पहले काम करते हैं, ये 12,20,000 ऐड बैक कर देते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट बोलो या एज पर अकाउंट्स बोलो या डेप्रिसिएशन डेबिटेड बोलो, एक ही बात है। डेप्रिसिएशन डेबिटेड 12,20,000, ये इससे गलत कर रखा है माइनस, तो हमें इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है कि हमने मिस्टर राज को बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दी, तो मुझे यहां पर 45,000 की मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। राइट, एंड ये जो खर्चा मैं अभी ऐड बैक कर रहा हूं 45,000, 30% जो हमारा बन रहा है, ये उस साल में मुझे अलाउ हो जाएगा जिस साल में वो पैसा टीडीएस का फाइनली गवर्नमेंट को चला गया। मतलब कि देखो इस डेट को गया तो हमें अगले साल 26-27 वाले प्रीवियस ईयर के अंदर अलाउ किया जाएगा। ये क्लियर है सारा। चलो तो अभी मैं इसको यहां पर ऐड बैक कर दूंगा 30% ऑफ अमाउंट पेड टू मिस्टर राज, टीडीएस नॉट डिडक्टेड करके। ठीक है, तो ये 45,000 में यहां पर भी ऐड करूंगा एंड यहां पर भी ऐड करूंगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर और क्या बता रखा है आपको, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बता रखा है, बट हमें पता है कि भाई ये खर्चा ऑलरेडी माइनस कर रखा है, होना भी चाहिए, कर भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट का आप इग्नोर करो अभी के लिए। नेक्स्ट देखो डेप्रिसिएशन निकालनी, ये मेन पॉइंट है आपका, एंड यहां पर एक हिडन पॉइंट भी आपका आएगा जहां पर आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन पहले मेरे साथ समझो हुआ क्या। देखो हुआ क्या, इसने क्या कर रखा है, इसने ना करंट ईयर में 45 लाख की मशीनरी खरीदी है, जिसमें से इसने 25 लाख लोन लेकर खरीदी है, एंड लोन इसने लिया था 1 अगस्त को, एंड डेट ऑफ पुट टू यूज है इसकी 1 नवंबर। इसका मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होना चाहिए, मींस एसेट की कॉस्ट के अंदर जाना चाहिए, फिर आप धीरे धीरे उस पर डेप्रिसिएशन लोगे। और आपने क्या कर रखा है, आपने पूरा का पूरा 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च 8 महीने 8 मंथ्स का इंटरेस्ट आपने सारा का सारा डेबिट कर रखा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ 8 महीने हो गए ना, तो 8 महीने का इंटरेस्ट आपने डेबिट कर रखा है। तो मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं, जैसे देखो ये आपका पूरा साल है, ये है 1 अप्रैल 2025, ये है 31 मार्च 2026। आपने क्या किया, आपने 1 अगस्त 2025 को लोन लिया, एंड
1 नवंबर 2025 को पुट यूज किया। अब होता क्या है कि यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरेस्ट है ना, ये होना चाहिए डेबिट टू द पीएनएल अकाउंट, एंड यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरेस्ट है, सॉरी एक सेकंड थोड़ा शोर मच रहा था, हाँ, यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरेस्ट है ये आपका होना चाहिए कॉस्ट ऑफ द एसेट के अंदर ऐड। एंड आपने गड़बड़ क्या कर रखी है, आपने यहां से लेकर यहां तक का सारा इंटरेस्ट आपने डेबिट कर रखा है ऑलरेडी। इसका मतलब आपको इस 3 महीने का इंटरेस्ट जो कि आपने एक्स्ट्रा डेबिट कर रखा है, नहीं होना चाहिए था डेबिट, आपने ज्यादा कर रखा है, ये आपको करना पड़ेगा एड बैक। 3 महीने का इंटरेस्ट, तो 25 लाख रुपए पर 10% के रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो, ये हो जाएगा आपका 25 लैक्स इंटू 10% इंटू 3/12, तो 62,500 का इंटरेस्ट आप एड बैक करोगे, यह आपका रहेगा ट्रीटमेंट। प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं 25 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये आपको करना पड़ेगा एड बैक। 62,500 यहां पर भी होगा एंड 62,500, जस्ट अ सेकेंड, 62,500 यहां पर भी एड बैक होगा। क्लियर है सारा? अब ये जो इंटरेस्ट आपने एड बैक कर दिया, इसको आपने एसेट की कॉस्ट के अंदर डालना है, लेकिन हमने तो नहीं डाल रखा क्योंकि हमने तो सारा डेबिट कर दिया था। तो अब आपको डेप्रिसिएशन दोबारा से कैलकुलेट करनी है, इस बारी ये इंटरेस्ट को ऐड करके साथ में करनी है आपने। तो चलो भाई डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स हम लोग यहां पर निकालने वाले हैं, इनकम टैक्स वाली। चलो सबसे पहले देखो भाई, ओपनिंग WDV ऑफ द एसेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 95 लैक्स आपके पास थे साल के स्टार्टिंग में, तो ये बन जाएगी आपकी ओपनिंग WDV 95 लैक्स, एंड ये जो ब्लॉक है मेरा 15% वाला ब्लॉक है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ परचेजेस करी है साल के अंदर, सेल वगैरह मैंने कुछ नहीं करी, एंड परचेज करके मैंने इसको पुट यूज किया है 3 अक्टूबर के बाद, 3 अक्टूबर के बाद किया है। इसका मतलब मैंने इसको लेस देन 180 डेज मैंने इसको यूज किया है, लेस देन 180 डेज, तो मुझे इस पे हाफ रेट से डिप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है जी। कितने का खरीदा मैंने, 45 लैक्स की मेरी कॉस्ट है मशीनरी की, लेकिन मेरा इंटरेस्ट भी ऐड होगा 62,500 का, 3 महीने का इंटरेस्ट, तो मैं इसमें 62,500 ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा 45 लाख 62,500, ये मुझे करना पड़ेगा ऐड 45 लाख 62,500, ठीक है जी। इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 140,62,500 आपका एसेट का ब्लॉक बन गया। अब इसके ऊपर ना आपको निकालनी है डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी निकालनी है साथ में, मैं आपको बताता हूं, जस्ट अ सेकेंड। आपने निकालनी है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एक होती है एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब अगर हम नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करते हैं और हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी। तो क्वेश्चन में देखो क्या काम है इसका, हाँ जी हाँ, मिस्टर कश्यप इज अ मैन्युफैक्चरर, तो इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगी, नॉर्मल तो मिलेगी, एडिशनल भी मिलेगी, राइट, लेकिन सिर्फ नॉर्मल प्रोविजन के अंदर मिलेगी। तो आप एक काम करो, पहले इसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल लो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ये जो 95 लैक्स है ओपनिंग, इस पे तो 15% का नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप ले लो पूरे साल का, तो 95 लैक्स का 15% कर दो, ये हो जाएगा आपका 14,25,000 एंड 45,62,500 इसका आप कर दो अगेन 15%, लेकिन रुक जाओ, ये हाफ ईयर के लिए हाफ रेट से आपने करना है, तो इसका आप 7.5% यहां पर करोगे। 45,62,500 का 7.5% इज 342,188, बस इनको एक बार ऐड कर दो, 342,188, 14,25,000,
थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई यहाँ पर। 1767 188 की मेरी नॉर्मल डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, सेम टू सेम फिगर मेरी 115 बीएससी के अंदर भी आएगी। तो यहां भी इतना लिख रहा हूं 1767 188। लेकिन फर्क ये है कि 115 बीएससी में ना एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलती। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगी यहां पर 45 62 500 पर, वैसे मिलती है 20%, लेकिन यहां पर भी आपने लेस देन 180 डेज यूज किए तो आप अगेन इसको 10% कर दोगे, यानी कि हाफ रेट से कर दोगे। यहां भी हाफ, यहां पर भी हाफ रेट, राइट। ये हो जाएगा आपका 456250, यह आपकी फिगर आएगी। क्लियर है सारा? चलो ये दोनों आपके डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दो एक बारी, बस, और तो कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर। तो ये आ जाएगी आपकी पीजीबीपी की इनकम। निकालो भी पीजीबीपी की इनकम। 40 लाख प्लस 12,20,000 प्लस 45,000 प्लस 62,500 माइनस 1767 188 माइनस 456250, ये हो जाएगा आपका 31,04,062। अच्छा, ये तो नॉर्मल के अंदर आपके आगे पीजीबीपी की इनकम। 115 बीएससी में कितनी आएगी भाई? दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ही तो डिफरेंस है। देखो ये सारे पॉइंट आपके सेम चल रहे हैं, सिर्फ एक यही डिफरेंस है, यही वाला। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो इसमें 456250, तो ये आएगी आपकी इनकम 3560312। क्लियर है सारा? ये बनेगी आपकी पीजीबीपी की इनकम नॉर्मल और 115 बीएससी के अंदर। अब आ जाओ एक एक करके आंसर देते हैं सब सवालों का। सबसे पहले इन्होंने पूछ रखा है, सर व्हाट वुड बी द डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर सेक्शन 32। मैं एक बताऊं, यहां पर ना छोटी सी इन्होंने एम्बिग्यूटी छोड़ दी। एम्बिग्यूटी ये है यहां पर कि इन्होंने रिजीम नहीं बता रखी कौन से में पूछ रहे हैं। भाई हमने डेप्रिसिएशन निकाली है, तो डेप्रिसिएशन जो है आपको 115 बीएससी में भी तो मिल रही है, नॉर्मल में भी मिल रही है, राइट। तो यहां पर इन्होंने ना एम्बिग्यूटी छोड़ दी एंड इन्होंने हमसे नॉर्मल वाला पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको इन दोनों को ऐड करना है। इन माय ओपिनियन इनको लिख देना चाहिए था यहां पर कि आप 115 बीएससी का बताओ या नॉर्मल का बताओ, इनको लिख देना चाहिए था। तो 1767 188 प्लस ये वाली अमाउंट ऐड करो 456250, तो 2223,438, ये हमारा आंसर आना चाहिए 2223,438, ये वाले फिगर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर बन रहा है। क्लियर है सारा? चलो नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसअलाउंस इफ एनी अट्रैक्टेड फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस टू मिस्टर राज। वही 30% वाला, तो 45,000 हमारा आंसर था इसका। 45,000 हमारे यहां पर हमें ऐड बैक करना था। चलो भाई, व्हाट वुड बी द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। नॉर्मल प्रोविजन के अंदर मेरी इनकम आ रही है 31,04,062। ये फिगर मेरे को दिख रही है क्या? 31,04,062 ये रही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। एंड लास्ट मांगा है, व्हाट वुड बी द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएससी। 35,63,12 ये हमारी फिगर आ रही है। तो 35,63,12 ये फिगर। बस ये था हमारा केस सिनेरियो नंबर 24। छोटा सा था ये वाला आपका। चलो आई होप क्लियर है सारा। अब इसके बाद देखते हैं हमारा आज का लास्ट केस, केस सिनेरियो नंबर 25। आओ देखो क्या लिखा है इसके अंदर। केस नंबर 25 हम लोग देख रहे हैं। Messrs. Abhinav and Sons, a sole proprietorship, is engaged in the business of manufacturing pharmaceutical products and it started its business on 20th June 2020। अच्छा जी, तो 20th जून 2020 को इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हमें क्या करना है इसका? चलो कोई बात नहीं। Tax head of Messrs. Abhinav and Sons furnishes you the following particulars for the year ended 31st March 2026। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी बता रखा है, इतना सारा आपको ऑलरेडी निकाल कर दे रखा है। तो पीजीबीपी का क्वेश्चन तो ये नहीं रहने वाला, आपको ऑलरेडी पीजीबीपी इनकम निकाल कर दे दी इन्होंने। चलो नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आपको बता रखा है, ग्रॉस अमाउंट 12,50,000। द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 30th अप्रैल 2025 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो मुझे एक बात बताओ,
ये एफडी का जो इंटरेस्ट है 12,50,000, क्या ये हमारा टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, क्योंकि यहां पर लिखा है ग्रॉस, तो ये 12,50,000 मेरा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर। लेकिन रुक जाओ, यहां पर लिखा है कि सेम वाज रिसीव्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। इसका मतलब कि मुझे चेक करना है कि मेरा ये जो अमाउंट है इस पे टीडीएस कितना बनता है, क्योंकि बाद में जब मैं टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा उसके बाद टैक्स पेबल निकालूंगा, हो सकता है मुझे वहां पर टैक्स पेबल निकालने के लिए बोले एंड मुझे वहां पर अपना टीडीएस माइनस करना पड़ेगा, राइट? तो मुझे एक बात बताओ, एफडी पर इंटरेस्ट कहां कटता था आपका, सॉरी एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस कहां कटता था आपका? ये कटता था आपका सेक्शन नंबर 194 ए के अंदर, 10% के रेट से आपका टीडीएस कटता था, राइट? अगर आपका जो इंटरेस्ट है 50,000 से ज्यादा होता था तो यहां पर ज्यादा है तो इसका 10% यानी कि 1,25,000 का जरूर आपका यहां पर टीडीएस ऑलरेडी कट चुका होगा, राइट? तो टोटल इनकम निकालते हो हमने कुछ नहीं करना, टैक्स लायबिलिटी निकालते हुए भी कुछ नहीं करना, लेकिन जो नेट टैक्स पेबल निकालेंगे ना वहां पर हम इसको माइनस कर देंगे। चलो, डोनेशन टू पीएम केयर्स फंड बता रखा है, सिंपल सी बात है, पीएम केयर्स फंड जो है इसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन नंबर 80G के अंदर, 100% विदाउट एनी लिमिट के अंदर ही आता है हमारा, राइट? इसके अलावा टर्नओवर बता रखा है हमारे करंट साल का 15,50,00,000 बता रखा है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर टैक्स ऑडिट तो लगने वाला है भाई, इसका जो टर्नओवर है काफी ज्यादा है, ठीक है जी। चलो आगे देखो, मेसर्स अभिनव एंड सन्स जो है ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स जी, मतलब कि नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करने वाले। इट हैज एम्प्लॉयड अ टोटल 150 एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द प्रीवियस 24-25, पिछले वाले साल का बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई पिछले वाले साल में लास्ट ईयर आपने 150 एम्प्लॉइज हायर करे थे विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 10% ऑफ देयर मंथली एमोल्यूमेंट्स, डिटेल्स ऑफ द सेम आर एज अंडर। ये बता रखा है कि आपने लास्ट ईयर में इतने हायर करे थे, इस तरीके से हायर करे थे, आपने 50 एम्प्लॉय हायर करे थे 1 मई 2024 को 26,500 की सैलरी पर, रेगुलर एम्प्लॉयज थे और इनका पीएफ में पैसा जाता था, मींस ये आरपीएफ के अंदर पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। फिर बता रखे 65 कैजुअल एम्प्लॉयज थे, इतनी आपकी सैलरी थी, ये आरपीएफ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते थे, एंड 35 रेगुलर एम्प्लॉयज थी, इतनी सैलरी थी पर मंथ की एंड ये पार्टिसिपेट करते थे। मुझे एक बात बताओ, जब हमने 80 डबल जे डबल ए पढ़ा था, ये हमारा क्वेश्चन 80 डबल जे डबल ए का है, राइट? इसकी आपको डिडक्शन मिलेगी 80 डबल जे डबल ए के अंदर, नॉर्मल में भी मिलती है एंड 115 बीएससी के अंदर भी मिलती है, हम लोग नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे बताओ 80 डबल जे डबल ए की जो डिडक्शन थी वहां पर क्या क्या कंडीशन हमने पढ़ी थी? आओ चलो आपको याद दिलाते एक बारी, हो सकता है आपको आप भूल गए होगे इसको। तो 80 डबल जे डबल ए की कुछ डिडक्शंस थी हमारी और उसकी कुछ कंडीशंस थी हमारी, वो कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट थी, उसी से क्वेश्चन आपका बनकर आता है हमेशा। अब आपको दिखाते जल्दी से, थोड़ा और आगे था ये, हाँ ये देखो 80 डबल जे डबल ए जब हमने पढ़ा था वहां पर हमने सबसे पहली बात देखी थी कि आपकी हर साल की जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होती है, मींस नए एम्प्लॉय की कॉस्ट, उसकी आपको पीजीबीपी के अंदर नॉर्मल डिडक्शन तो मिलेगी, साथ में 80 डबल जे डबल ए के अंदर आपको एक्स्ट्रा और डिडक्शन मिलेगी 30% ऑफ द खर्चे की, 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की, एंड ये आपको मिलेगी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक, राइट? तो हमारे वाले केस में अगर मुझे 24-25 में मिल रही है तो क्या मुझे 24-25 के आगे और अगले साल भी मिलेगी? आंसर इज यस, मिलेगी। एक यहां मिलेगी, एक अगले साल फिर मिलेगी एंड उसके अगले साल भी मिलेगी, तो 3 साल तक मुझे मिलेगी उसकी डिडक्शन, करंट ईयर में भी मिलेगी, क्लियर है? फिर हमने कुछ कंडीशन देखी थी कि कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी मोर देन 25,000 पर मंथ है, वो उसकी हमें नहीं मिलेगी डिडक्शन, उसकी 80 डबल जे डबल की डिडक्शन नहीं मिलती। या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कि लेस देन 240 डेज काम करते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कि आरपीएफ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, या फिर ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसके एंटायर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे करके देती है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर। तो ये कुछ कंडीशन थी जो कि हमने एक्सक्लूड करनी है, ऐसे लोगों को हटा देना है, जो रिमेनिंग बचेंगे सिर्फ उनकी हमने लेनी है डिडक्शन 80 डबल जे डबल ए के अंदर। राइट, चलो कंडीशन ध्यान रखना, एक ये मेन कंडीशन है और एक आपकी ये मेन कंडीशन है जो कि आपने ध्यान रखनी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। चलो भी क्या लिखा है देखो क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले मुझे बताओ 24-25 की हम लोग बात कर रहे हैं। ये चलो पहले थोड़ा आगे रीड कर लेते हैं। इट हैज एम्प्लॉयड फर्दर
50 एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। हमने करंट साल में भी न्यू हायर करे हैं 20-30 करके। कुछ रेगुलर एम्प्लॉइज है जिनकी सैलरी है 21,000 एंड 26,000, हाँ पार्टिसिपेट करते हैं आरपीएफ के अंदर। एमोल्यूमेंट्स टू ऑल एम्प्लॉइज आर पेड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अच्छी बात है। नो एम्प्लॉय हैज लेफ्ट द जॉब इन द ईयर 24-25 एज वेल एज 25-26, किसी ने जॉब छोड़ी नहीं है। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। हाँ ठीक है, चलो हमें समझ में आ गया। अब जरा देखो, अगर मैं बात करता हूं 24-25 वाले साल की, मुझे बताओ ये जो वाले एम्प्लॉय है 50 एम्प्लॉय जो कि इस डेट को ज्वाइन करे थे, क्या ये लोग एलिजिबल हैं? क्या इनकी हमें 80JJAA के एडिशनल मुझे डिडक्शन मिलेगी 30%? द आंसर इज नो, नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है। तो आप एक काम करो, इनको तो आप हटा दो, इनकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। फिर देखो अगली, यहां पर कैजुअल एम्प्लॉय है, हाँ आपकी लिमिट के अंदर अंदर है, लेकिन ये लोग आरपीएफ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो एक काम करो ये वाले लोग भी हटा दो। तीसरा देखो, ये 35 लोग जो है ये 22,500 की ये लोग डिडक्शन सैलरी लेते हैं महीने की, तो हाँ लिमिट के अंदर है और आरपीएफ के अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं। अच्छा एक कंडीशन और थी कि करंट ईयर में 240 डेज और मोर काम करना चाहिए। जरा निकालो एक बार नंबर ऑफ डेज, यहां से लेकर 31 मार्च 2025 तक निकालो नंबर ऑफ डेज, एस्टिमेट लगा लो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये हो गया आपके टोटल 9 महीने। तो 9 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 30, तो 270 के आसपास नंबर ऑफ डेज आपके हो जाते हैं। 270 नंबर ऑफ डेज हो गए तो जरूर ये 240 डेज और मोर काम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, ये लोग एलिजिबल है, सिर्फ ये लोग एलिजिबल है हमारे 24-25 वाले लोगों में से। उसके बाद देखो नेक्स्ट 25-26 हमारे वाले साल में अगर मैं देखूं तो ये वाला जो एम्प्लॉय है 1 अगस्त वाले, इनकी सैलरी ज्यादा है 25,000 से, तो ये लोग तो इन एलिजिबल हो जाएंगे ये लोग। और जो 1 अप्रैल वाले लोग हैं, हाँ ये पार्टिसिपेट भी करते हैं, हाँ सैलरी 25,000 के लिमिट के अंदर ही है, तो हाँ यस दीज विल बी एलिजिबल, क्योंकि इन्होंने पूरे साल काम किया है। ये तो 1 अप्रैल 2025 को ही ज्वाइन कर गए थे, राइट। तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 24-25 के अंदर ये वाले लोग एलिजिबल है, पहले की 2 रो एलिजिबल नहीं है, एंड इस साल में सिर्फ ये वाले लोग एलिजिबल है, ये वाले लोग एलिजिबल नहीं है। इनकी हमें 80JJAA की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सॉरी थोड़ा शोर मच रहा होगा, आपको हो सकता है आवाज आ रही हो नहीं आ रही हो पता नहीं। चलो, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर मिसेस अभिनव एंड सन्स? बताओ भाई ड्यू डेट क्या होगी इसकी? सिंपल सी बात है ना, इसका टर्नओवर देखो कितना ज्यादा है, 15 करोड़ सा, 15 करोड़ 50 लाख, भाई 10 करोड़ से भी ज्यादा है। हमने पढ़ा था टैक्स ऑडिट जिसके ऊपर लगता है उसकी डेट हो जाती है 31 अक्टूबर। एंड टैक्स ऑडिट तब लगता है जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होता है, और अगर आपकी कैश रिसिप्ट्स या फिर कैश पेमेंट्स दोनों में से कोई भी चीज आपकी 5% से ज्यादा नहीं है, तो फिर आपके लिए लिमिट 10 करोड़ हो जाती है। बट हमारा टर्नओवर तो 10 करोड़ के लिमिट से भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो 31 अक्टूबर आपकी डेट यहां पर हो जाएगी। क्लियर है सारा? 31 अक्टूबर। What shall be the amount of deduction available to Messrs Abhinav and Sons under section 80JJAA? आओ ये निकलवाते हैं आपको, ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपको इसके अंदर मजा आएगा। आओ निकालते हैं जल्दी से इसकी 80JJAA की डिडक्शन। आओ भी जल्दी से, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA हम लोग निकाल रहे हैं। देखो सुनो, होता क्या है कि 24-25 के अंदर जो हमने 80JJAA की डिडक्शन ली थी ना, वो हमें 3 साल तक मिलेगी। तो उस साल में मिली थी तो करंट ईयर में भी मिलेगी, उसके अगले साल भी मिलेगी, 3 साल तक आपको टोटल मिलती है। तो आपने काम करना है 24-25 के अंदर आपको जो डिडक्शन मिली थी ना पहले वो निकालो, उतनी ही डिडक्शन आपको करंट ईयर में भी मिल जाएगी, राइट। तो प्रीवियस ईयर 24-25 की डिडक्शन निकालते हैं पहले। देखो इतने आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे, 35 आपके एम्प्लॉय थे, इन्होंने कितने महीने काम किया पहले ये चेक करो, फिर देखो कितनी इनके महीने की इनकी सैलरी होती थी, फिर देखो डिडक्शन कितनी देनी है। डिडक्शन ध्यान रखना आपने 30% ही देनी है, 30%, राइट। तो आपके यहां पर 35 एम्प्लॉय थे, 22,500 एंड
जुलाई को काम किया इन्होंने, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 9 महीने के लिए इन्होंने काम किया। तो आप यहां पर 9 मंथ्स ले लो, 22,500 ले लो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 30% से, तो 35, आपको ऐसे दिखा दो, चलो 35 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 22,500 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये बनेगी आपकी डिडक्शन। 21, 26, 250, दिस विल बी योर डिडक्शन। ये इतनी की डिडक्शन आपको 24, 25 में भी मिली होगी, एज वेल एज करंट ईयर में भी मिलेगी, और उसके अगले साल भी मिलेगी, क्योंकि यहां पर ना आपको डिडक्शन 3 साल तक मिलती है। अच्छा, एक यहां पर ना आपको ट्रिक पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, देखो इन्होंने एक लाइन लिख रखी है यहां पर कि विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 10% इन देयर मंथली एमोल्यूमेंट्स। इसका मतलब कि इनकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी, आपकी मंथली सैलरी आपकी 10% से बढ़ जाएगी। क्या हमें उससे कोई मतलब है क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, नहीं है। क्योंकि देखो 24, 25 में जब आपने एक बार डिडक्शन दे दी ना, उसके बाद आगे चलकर मान लो एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ गई, मान लो इंक्रीमेंट मिल गया, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो जितनी डिडक्शन इस साल में मिली थी ना, उतनी ही हमें 3 साल तक मिलेगी, राइट? तो आपको करंट ईयर में इतनी ही की डिडक्शन मिलेगी, आपको इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं देखना आपने। चलो जी, प्रीवियस ईयर 25, 26 की बात करते हैं, हमारे वाले साल की। अगेन वही फॉर्मेट हमारा यहां पर रहने वाला है। आ जा भैया जल्दी से। सेम हमारा फॉर्मेट रहेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है इस बारी आपके हैं सिर्फ 20 एम्प्लॉयज है, 21,000 की सैलरी लेते हैं, पूरे साल के लिए सैलरी लेंगे। 20 एम्प्लॉयज, सॉरी 20 एम्प्लॉयज है, 12 महीने काम किया है, 21,000 की सैलरी लेते हैं। निकालो एक बारी, 21,000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो जाएगा 50,40,000। तो 50,40,000 का हम कर देंगे 30%, ये हो जाएगा आपका 15,12,000। इतनी की आपको मिल जाएगी डिडक्शन करंट ईयर के लिए, करंट ईयर की आपको डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन कितनी है करंट ईयर की? अपनी इतनी हो गई, एंड पुराने साल की जो अभी भी मिल जाएगी हमें 3 साल तक मिलनी है, तो ये भी ऐड करो, दोनों को ऐड करो, प्लस 21, 26, 250, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 36, 38, 250, इतनी मेरी बनती है 80JJAA की डिडक्शन। 36, 38, 250। क्लियर है सारा? तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, 36, 38, 250। चलो भाई, और पूछ रखा है व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अभिनव एंड सन्स। यार टोटल इनकम पूछ ली, और उसके बाद टैक्स पेबल भी पूछ रहे हैं, तो अल्टीमेटली पूरा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, राइट? तो एक पेज हम लोग यहां पर और ऐड कर देते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इसकी टोटल इनकम। चलो टोटल इनकम निकालते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है आपको? एक तो बता रखे आपकी पीजीबीपी की इनकम, एक आपको बता रखा है यहाँ पर एफडी की इनकम, जो कि अदर सोर्स के अंदर जाएगी। दैट्स इट, और कुछ आपको बता नहीं रखा। इसके अलावा एक आपको बता रखा है पीएम केयर्स फंड में आपने डोनेशन दी है तो 80G की हमें यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। और एक हिडन डिडक्शन यहाँ पर अगेन वही है, इनकम बेस्ड वाली, ये जो एफडी का इंटरेस्ट है ना, इसके अगेंस्ट यहाँ पर आपको एक सेकेंड, नहीं, यहां पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। 80TTA और 80TTB में फर्क है। 80TTA जो होता है वो सिर्फ सेविंग के अगेंस्ट मिलता है, सेविंग्स का इंटरेस्ट के अगेंस्ट मिलता है। यहां पर हमें कोई सीनियर सिटीजन वगैरह नहीं दे रखा, कोई एज के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो हमें 80TTB भी नहीं मिलेगा, 80TTA भी नहीं मिलेगा। रीजन समझ में आया आपको? कि 80TTA जो होता है 10,000 तक की डिडक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉन सीनियर सिटीजन को मिलती है, 60 से बिलो वाले एज को मिलती है, और वहां पर सिर्फ सेविंग्स के अगेंस्ट मिलता है आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन। ऑलराइट, लेकिन एफडी का जो इंटरेस्ट होता है उसके अगेंस्ट जो डिडक्शन है सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलती है। अगर एज नहीं लिखी तो आपने अपने आप से उसको सीनियर सिटीजन नहीं मानना, राइट? तो एक हमारी ये होगी हमारी डिडक्शन 80G, और एक हमारी 80JJAA जो हमने अभी निकाली है। चलो भी निकालते हैं इसकी टोटल इनकम। टोटल इनकम एक तो हमें दे रखी है पीजीबीपी हेड की इनकम, आपको ऑलरेडी निकाल कर दे रखी है।
575 22 750, 575 22 750। एक बता रखी है अदर सोर्स की आपकी इनकम, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी 12,50,000 का। बस इन दोनों को ऐड कर दो, 575 22 750 माइनस प्लस 12,50,000, ये हो जाएगा आपका 587 72 750। क्लियर है सारा? दिस विल बी द जीटीआई। इसमें से आप माइनस करोगे डिडक्शंस, डिडक्शंस माइनस कर दो। एक तो हमारी 80 डबल जे डबल ए जो हमने अभी जस्ट निकाली थी, 80 डबल जे डबल ए 36 38 250, 36 38 250 की डिडक्शन आपको ये मिलेगी। और एक 80 जी की आपको मिलेगी यहां पर कितने की थी 2,50,000 की आपको डिडक्शन यहां मिल जाएगी, 2,50,000। क्लियर है? दैट्स इट। बस ये माइनस कर दो, 36 38 250 माइनस 2,50,000, हाँ 548 84 500, 548 84 500। दिस विल बी माई टोटल इनकम। ठीक है जी, दिस विल बी माई टोटल इनकम। काफी लंबा ये हो गया आपकी कैलकुलेशन। 548 84 500, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। और पूछा आपसे टैक्स पेबल, तो चलो भाई टैक्स पेबल भी निकाल देते हैं इसके लिए जल्दी से। आप एक काम करो ना, इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालो पहले। पहले निकालेंगे हम टैक्स लायबिलिटी। नॉर्मल प्रोविजन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो 0 से लेकर 10 लाख तक मुझे पता है कि मेरा 112,500 का टैक्स बनता है। उसके बाद 10 लाख से लेकर 548 84 500, इस पे मेरा टैक्स बनेगा 30% के रेट से। ये हो जाएगा मेरा 161 65 350 का टैक्स। इन दोनों को ऐड कर दो, 162 77 850। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक चीज है जो कि आप डेफिनेटली भूल रहे हो। इसकी जो इनकम है जरा ध्यान से देखो, इसकी इनकम है 5 करोड़ से भी ज्यादा, तो सरचार्ज लगेगा 37% का। राइट, नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं, 115 बीएससी करते तो हम 25% लेते सरचार्ज, उससे वहां पर 25% से ज्यादा होता नहीं है। हम तो नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे यहां पर इसमें सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा 37% का सरचार्ज। ऐड करो एक बारी, ये हो जाएगा आपका 223,00655 655। ठीक है जी। अब इसके अंदर आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करोगे, 655, एक सेकेंड, प्लस 4% आपका आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 231,92,681, 231,92,681। दिस इज माई टोटल टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी। अब मुझे टैक्स पेबल निकालना है, मींस मैंने जितनी मेरे पूरे साल का टैक्स आया, लाइबिलिटी आई, उसमें से मैंने कितना ऑलरेडी पे कर रखा है एज एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस। हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्लियरली बता रखा है इन्होंने कि यहां पर आपका कुछ टीडीएस कटा था 125,000 का 194A के अंदर। ये आपको दोबारा थोड़ी पे करना है, आप इसको माइनस कर दो। यहां पर आप माइनस कर दोगे टीडीएस अंडर सेक्शन 194A, जो कि आपका कट रखा है 125,000 का, बस ये माइनस कर दो। ये हो जाएगा आपका 230 681। सॉरी अभी बहुत ज्यादा गंदी राइटिंग आ रही है आज, कोई बात नहीं, चलो ठीक है जी। 230, इसको मैं राउंड ऑफ भी कर देता हूं, 230 67 680 680, ये बनेगी मेरी फिगर 230 67 680। दिस इज माई टैक्स पेबल। इतना मैं टैक्स पे करूंगा असेसमेंट ईयर के अंदर। टैक्स पेबल है 230 67 680। तो ये था मेरा केस सिनेरियो नंबर
5। ठीक है जी, आंसर चेक कर लेते हैं जल्दी से अपना, फिर इसको बंद करते हैं। तो DABD ये हमारे आंसर हैं। DABD बिल्कुल सही है, राइट। तो अब इस सेशन को आज यहीं पर बंद करते हैं। रिमेनिंग जो हमारे केस सिनेरियोज हैं 26 से लेकर 30 तक, वो हम अगले क्लास के अंदर कर लेंगे। राइट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।